मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है आगे चल के। मैं बस हवा में करता था, आज कुछ एम है, कल कुछ है। आज मुझे आर्टिस्ट बनना है क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत अच्छे से आती है, कल मुझे डिटेक्टिव बनना है क्योंकि मैंने कल किसी के 50 रुपये ढूंढ दिए थे। बोलते हैं फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। तो फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से लिटिल एंजल्स ने ही मुझे दिया है। एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड फेल, थर्ड क्वालिफाई करा। जो 2 फेलियर्स थे वो क्यों हुए और थर्ड आप सक्सेस हो गए, वो कैसे? इंग्लिश पे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ जो मेरी ऑलरेडी स्ट्रांग है? मुझे इसकी क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करके ही बहुत अच्छा कर सकता हूँ। देखिए मैं साइंस कब पढ़ ही क्यों रहा हूँ, इसके मेरे सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को इसकी क्लासेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इंग्लिश पूरी छोड़ दी स्टार्टिंग में। इंग्लिश सिर्फ मैंने सोचा कि लास्ट के 1-2 वीक देखूंगा, डन हो जाएगा। साइंस मैंने देखी भी नहीं, मुझे पता था कि मेरे को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। मेरी प्लानिंग को मैंने कस्टमाइज़ किया कि कैसे करना है। मैथ्स में एफर्ट लगाने की ज़रूरत थी, वो क्वालिफाई अगर नहीं होगा तो कुछ भी क्वालिफाई नहीं होगा, आगे वाला पेपर ही नहीं चेक होगा। मैथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता। आपने कॉलेज के साथ सीडीएस की प्रिपरेशन शुरू करी, कैसे मैनेज करते थे, कौन से ईयर से शुरू करी और क्या रिसोर्सेज थे, इस बारे में बताइए। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्लियर कैसे होती है एसएसबी तो होएगी नहीं क्लियर मुझसे। अगर आपको साइक प्रिपेयर करनी है ना, साइकोलॉजी, सबसे पहला स्टेप होता है एसडी प्रिपेयर करना। ये मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ था तो हमारे जो कर्नल थे जिन्होंने मैंने इंटरव्यू लिया था, तो कॉन्फ्रेंस के टाइम पर उन्होंने मुझे बोला था कि हाउ यू पीपल कैन से आई एम बैड इन करंट अफेयर्स, यू आर गोइंग टू बी एन गेस्टेड ऑफिसर एंड यू आर टेलिंग मी that I am not that good in current affairs. My weakness is I am bad in current affairs. मैं शुरू से बुक्स पढ़ते आ रहा हूँ, स्टोरी सुनते आ रहा हूँ, वॉरियर्स की स्टोरी सुनते आ रहा हूँ कि महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, कि भाई ये प्रोटेक्टर्स थे। तो जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, दैट इज अ फीलिंग कि भाई वी आर द वॉरियर्स, वी आर द सेवियर्स, हम वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक शर्मा और आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपनों की और उनको पाने के लिए कितनी मेहनत लगती है उसके बारे में। क्योंकि आज हमारे साथ हैं अमोल शर्मा, जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई करा, उसके बाद सीडीएस क्वालिफाई करा और उसके बाद एफकेट भी क्वालिफाई करा और अभी वो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। आज इनसे जानेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, इन्होंने किस ढंग से प्रिपरेशन करी, ऑनलाइन स्टडीज की तरफ जाना चाहिए या ऑफलाइन स्टडीज की तरफ, स्कूल में ध्यान से पढ़ना हमारी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत को कितना कम कर सकती है और कैसे हमें आगे बढ़ा सकती है। पहले अनमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम अनमोल। अमोल, कठुआ के रहने वाले हो, स्कूलिंग भी कठुआ में ही करी। ये डिफेंस का क्रेज कैसे आया और आपका बचपन कैसा बीता, इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरे बचपन की अगर मैं बात करूँ सर, तो मैं, क्योंकि मेरे मदर एंड फादर दोनों पुलिस में थे, तो हम पुलिस फैमिली क्वार्टर्स में रहा करते थे कठुआ में, वार्ड नंबर 17 में। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, तो वही बच्चों के बीच में खेले हैं, पूरा दिन खेलने के अलावा कोई काम नहीं होता था। तो एक मेरा सोशल एंजाइटी होती है बच्चों को, वो नहीं रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खेला था, तो वहाँ से इम्पैक्ट था। दूसरा, पुलिस में होने के बाद एक यूनिफॉर्म का जो क्रेज़ होता है कि भाई यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है, जो शोल्डर पे स्टार्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का मेरा थोड़ा बचपन बीता था। खेलने के बिना तो मेरा कोई दिन जाता ही नहीं था। खेल तो बहुत ही बड़ा पार्ट था मेरे बचपन का। कुछ भी फ्री टाइम हो, खेलना इज मस्ट। पढ़ाई में इतना कुछ खास अच्छा नहीं था बचपन में, अच्छा था, क्वेश्चन क्यूरियोसिटी हुआ करती थी, बट आई थिंक स्टार्टिंग में मैं पता नहीं कि टीचर्स अच्छे नहीं थे या कुछ नहीं, स्टार्टिंग में उतनी क्यूरियोसिटी पूरी करने वाली चीज़ें होती नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे पास खुद रिसोर्सेज आ जाते हैं जहाँ से हम अपनी क्यूरियोसिटी पूरी करते हैं। तो इस तरह से मेरा बचपन था। और अगर मैं बात करूं कि मेरा ये डिफेंस वाली साइड कैसे थोड़ा सा वो चला गया, तो मैं लिटिल एंजल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूं और वहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर्स थे हर सब्जेक्ट्स के लिए। संजीव सर हो गए, राजेश सर हो गए, अजय पाल सर हो गए। इनफैक्ट आपसे भी मैं पढ़ा हूँ क्लास 10th में, तो आप हमारे स्कूल में आए थे। मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है आगे चल के। मैं बस हवा में करता था, आज कुछ एम है, कल कुछ है। आज मुझे आर्टिस्ट बनना है क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत अच्छे से आती है, कल मुझे डिटेक्टिव बनना है क्योंकि मैंने कल किसी के 50 रुपये ढूंढ दिए थे। पर पता नहीं था कि बनते कैसे हैं, क्या होता है, कहाँ पे जाके मैं कर सकता हूँ। आपने थोड़ी क्लैरिटी दी थी मुझे कि डिटेक्टिव तो हर फील्ड में होता है, आप इट कैन बी इन पुलिस, आप आर्मी में भी जा सकते हो। फिर क्योंकि आप खुद मोटिवेटेड थे डिफेंस फोर्सेस के लिए, सो आप ही ने हमें बताया कि डिफेंस फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से आप अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ
किस तरह से वो बढ़ाते हैं हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, आप कितना कुछ सीखते हो, पूरे इंडिया में घूमने का आपको मौका मिलता है, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, आप एक टीम के साथ रहते हो, वो टीम के साथ बॉन्ड आपका रहता था, वो टीम सुन के तो मतलब खुशी तो होती है, क्योंकि शुरू से टीम ही बनाई है हमने, क्रिकेट खेली है, कबड्डी खेली है, फुटबॉल खेली है वही क्वार्टर्स में, स्टेडियम में। सो वो आपने बताया कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ऑब्वियसली यूनिफॉर्म फोर्स है, तो स्टार्स तो अच्छे लगते ही हैं यूनिफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा क्रेज़ आया कि हाँ ये भी कर सकते हैं। पुलिस के लिए क्रेज़ था, बट अगर आपको पुलिस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है, सो यू हैव टू क्लियर आइदर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, और या फिर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं। दोनों जो है ग्रेजुएशन के बाद होते हैं जी। और अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो आपके पास ऑफिसर बनने का एकमात्र जो उपाय है वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो वहाँ से मैंने सोचा कि अब यहीं से ट्राई करते हैं, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा मिलिट्री के कॉन्टैक्ट में आ गया था सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। स्कूल का कितना रोल रहा एनडीए की प्रिपरेशन और क्रैक करने तक, ये थोड़ा बताइए। सर स्कूल के अंदर क्योंकि आप हुआ करते थे, सबसे पहले तो आप ही का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा योगदान हमारा यहाँ पे रहा था, जिसने हमें एक थोड़ी क्लैरिटी दी थी, मुझे नहीं बहुत सारे बच्चों को भी क्लैरिटी दी थी, वो भी प्रिपेयर कर रहे थे एनडीए का। और आपने बहुत सारे आपने कुछ ऑफिसर्स को भी हमारे यहाँ पे बुलाया था और हमें क्वेश्चन करने का मौका मिला कि कैसे बनते हैं, उनके माइंडसेट को देखने का मौका मिला था कि भाई एक ऑफिसर दिखता कैसा है, वो चलता कैसा है, किस तरह से वो बातें करता है। हमें लगता था कि एक ऑफिसर पता नहीं क्या होता है, कि इट शुड बी लाइक इस लेवल पे होगा, बट देखते हैं कि वो जितना ऊंचा इंसान होता है वो उतना ज़्यादा ग्राउंडेड होता है। वो हमें देखने को मिला कि इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं, तो बहुत पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्ट करती है, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इनकी तरह बनना है। और जिस तरह से आई थिंक वो भी हमारे स्कूल से ही पढ़कर गए थे। नहीं, वो हिमाचल के थे बेसिकली। हाँ। नाउ ही इज मेजर। हम नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे उनका। सो वो सर्विंग है और डोगरा रेजिमेंट में है वो। ओके जी। सो एक था कि जब खुद बन जाएंगे तो जिस तरह से ये स्कूल के अंदर आ रहे हैं हम भी आएंगे और हम भी एक दिन वहाँ पे, वो ड्रीम बन गया कि भाई इस तरह से हम करेंगे जी। और यहाँ पे स्कूल ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करी। दूसरा, जब मैंने डिस्कस करता था अपने टीचर्स के साथ कि मुझे सर एनडीए क्लियर करना है, तो इंग्लिश के टीचर्स होते हैं, वो हर बार बोलते थे कि देखो एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, याद रख लो। मैथ्स में अगर मैं जैसे कुछ साथ साथ में थोड़ा बहुत एनडीए का मैं देखता रहता था कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं, सर से पूछता सर इसका बता दो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और सर हमेशा मोटिवेट करते थे फौजी बोलते हुए, चल फौजी ये वो। जब फौजी बोलते हैं बार बार किसी इंसान को तो लगता है कि नहीं फौजी बनना है, वो बूस्ट मिलता था। और हमेशा कहते थे हो जाएगा तेरा, हो जाएगा। और मेरे कलीग्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी हमेशा कहा था कि भाई कभी ना कभी तेरा हो ही जाएगा। इस तरह से हमारा स्कूल जो था वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किया था। इनफैक्ट आई थिंक आपने भी अपने स्कूल के बाद भी, जब हम हो गए थे उसके बाद भी आपने ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करवाए थे। सर्विंग मेजर थे, वो सर्विंग मेजर के साथ करवाए थे। और भी जो एस्पिरेंट्स हैं एक तो उनके साथ भी आपने हमारा इंटरेक्शन करवाया कि बाकी एस्पिरेंट्स कैसे सोचते हैं। तो जब हम दूसरों के तरह देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो फिर आपकी जो नॉलेज होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो जो थोड़ी जो चीज़ है, फिर आप ही ने बताया कि आपको कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, वो जो बहुत सारे टास्क जो होते हैं इंटरव्यूज़ में होते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। तो एक अगर आपने बस इंट्रोड्यूस भी करवा दिया वही बहुत होता है, आगे इंसान सीख लेता है। बोलते हैं फर्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वन। तो फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से लिटिल एंजल्स ने ही मुझे दिया है, तो उस हिसाब से सर। ग्रेट। एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड फेल, थर्ड क्वालिफाई करा। जो 2 फेलियर्स थे वो क्यों हुए और थर्ड आप सक्सेस हो गए, वो कैसे हुए, थोड़ा इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो सर जब मैंने 12th में, जब 12th के अंदर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं 12th में जो 12th का सिलेबस है वही पढ़ता रहूँ। उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था, 2 से 3 अटैम्प्ट थे मेरे पास, मुझे लगा था काफ़ी हैं तो मैं बाद में कर लूँगा, अभी मैं इस पर फोकस करना चाहिए मुझे। तो जब मैं 12th के बाद आया तो कोविड आ गया था 2020 में। आई वॉज पास आउट इन 2020। तो कोविड आ गया तो मेरा जो था कि मैं किसी अकेडमी में जाऊँगा जहाँ पे मैं कोचिंग लूँगा, वो कोचिंग वाली चीज़ तो बर्बाद होगी। देयर वाज ओनली वन मीन फॉर मी, दैट वाज ऑनलाइन। ऑनलाइन में एक ही कंपनी थी, अनअकैडमी उस टाइम पे चल रही थी। और उस अनअकैडमी के अंदर मैंने कुछ टीचर्स को फॉलो किया यूट्यूब से देख के। तो वहाँ पे जब मैं फॉलो करता था तो क्योंकि मैं बहुत अच्छा था स्टडीज़ में, क्योंकि मैं
जो भी करता था पूरी जान लगाकर मुझे करना ही होता था। Exactly. हर चीज़ में आप मुझे थे, हर चीज़ में आप मुझे हैं भी। हर चीज़ में मुझे करना था, मुझे जी। पीछे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जी। तो जब टीचर कुछ बोलते थे कि इस तरह से करना है, तो क्योंकि हम टीचर्स बहुत रिस्पेक्ट करी है मैंने टीचर्स की, जो वो बोलते थे मैं हमेशा करता था। ऑनलाइन में भी ऐसे ही किया मैंने। वो कहते थे ये भी क्लास है हमारी, ये क्लास है, इतनी क्लास है, इतनी क्लास है। तो आप लगा लो कि ऑनलाइन में मेरी एक तो अनअकैडमी वाली खुद की क्लासेस और यूट्यूब वाली क्लासेस मिलाकर 8 तो क्लासेस हो ही जाती होगी। ओके। 8 घंटे की, तो 8 घंटे की मेरी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। तो रिवीजन तो हो नहीं पाता था उसमें। तो वो मेरे को लगा कि भाई सिर्फ क्लासेस लगाने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। वो जो टीचर्स हुआ करते थे वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में कि भाई ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, कुछ वो नहीं थी कि हमें अपनी तरफ से देखना पड़ेगा, कुछ हमें सेल्फ स्टडी भी फोकस करना है, वो किसी ने बताया नहीं। तो पहला अटैम्प्ट गया, दूसरा अटैम्प्ट गया, तीसरा अटैम्प्ट दिया एनडीए का। तो मैंने टीचर चेंज किया, अर्पित चौधरी सर नाम था उनका, सर का। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, मैं बहुत सारी क्लासेस लूँगा, वो किसी के लिए यूज़फुल हो भी सकती हैं, वो किसी के लिए नहीं भी हो सकती हैं। वो आपके प्लान के अकॉर्डिंगली है कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक वीक है, आपको वो क्लास देखनी है नहीं करनी। ये नहीं कि अगर मैंने क्लास ली है तो आपको वो लगानी ही लगानी है। भले ही मैं अपने ग्रुप में डाल रहा हूँ कि मैंने लगानी है, पर वो आपका प्लान है ना। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि हमें अपने तरीके से सोचना है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी नहीं। क्योंकि शुरू से स्कूल में है, टीचर ने बोला तो करना है, वही टेस्ट लेते थे। तो टोटल डिपेंडेंस थी टीचर्स के ऊपर। तो एकदम से मैं कॉम्पिटिटिव में आया, वो भी स्पेशली ऑनलाइन में, तो वो डिपेंडेंस मुझे हटानी पड़ी टीचर्स के ऊपर। तो वो सर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। तो फिर मैंने देखा कि यार मैं इंग्लिश पे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ जो मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। मुझे इसकी क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करके ही बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। देखिए मैं साइंस कब पढ़ ही क्यों रहा हूँ, इसके मेरे सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरे को इसकी क्लासेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इंग्लिश पूरी छोड़ दी स्टार्टिंग में। इंग्लिश से मैंने सोचा कि लास्ट के 1-2 वीक देखूंगा, डन हो जाएगा। साइंस मैंने देखी भी नहीं, मुझे पता था कि मेरे को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। 9th-10th की साइंस मैंने, मेरे एक सर हुआ करते थे, विनय सर हुआ करते थे, उनसे मैंने 10th में साइंस की ट्यूशन पढ़ी है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है उन्होंने। उनसे बेस्ट तो मुझे लगता नहीं आज तक मैंने किसी टीचर से पढ़ा है जी। तो वो तो मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, नॉन मेडिकल रखा था, उस तरीके से भी साइंस स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया मेरी प्लानिंग को मैंने कस्टमाइज़ किया कि कैसे करना है। मैथ्स में एफर्ट लगाने की ज़रूरत थी, वो क्वालिफाई अगर नहीं होगा तो कुछ भी क्वालिफाई नहीं होगा, आगे वाला पेपर ही नहीं चेक होगा। तो मैथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता, मैथ्स किया। और जीके का इतना नहीं रहता है रोल एनडीए के अंदर, मेरे टाइम पे नहीं था। अभी जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उसका आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिलेबस को एक बहुत अच्छे से देखना है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप एक वीडियो ज़रूर देख सकते हो कि भाई कितने कैसे आ रहे हैं, पर एक बार आप खुद से देखोगे ना, अच्छा ये 5 साल के क्वेश्चन हैं एनडीए के, ठीक है, ये मैथ्स के हैं, अच्छा किस टॉपिक से कितने के क्वेश्चन वो लिख लो, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, साइंस के इतने आ रहे हैं, इंग्लिश के इतने आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या है, कहाँ पे जोर लगाने की जरूरत है, कहाँ नहीं है। आप किसी टीचर के जाल में ही नहीं फंसोगे, आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और जो आपकी प्लानिंग है उस पे चलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बोलते हैं कि अगर आपको ही अपनी प्लानिंग पे ट्रस्ट नहीं होगा तो किसी को भी नहीं होगा। बिल्कुल। और डिफेंस फोर्सेस में प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जब एसएसबी भी जाते हैं वहाँ पे भी प्लानिंग होती है जीटीओ में। बिल्कुल। जब आप पिक्चर परसेप्शन लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल। तो प्लानिंग आपको, जो आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट करी कि जब आप खुद पढ़ना शुरू करते हैं, आप प्लान्स बनाते हैं, फेल्ड होते हैं वो प्लान, कभी आप 4 घंटे लिखते हो, आप 2 घंटे ही पढ़ पाते हो। अब मैथ्स अच्छा है, जब आप मॉक देते हो तो मैथ में ही सबसे कम नंबर आते हैं या सबसे ज़्यादा के नंबर आते हैं। आपको लगता है इंग्लिश वीक है पर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये करना और एवेल्युएट करना ही आपको आगे ले जाता है। बिल्कुल। अगर आपको खुद की ताकत का और कमज़ोरियों का पता होगा ना कि आप कहाँ पे किस डायरेक्शन में काम करना है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी रहता है और वही आपको सक्सीड भी करता है। वो कहते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज। ग्रेट। फिर आपने सेल्फ एनालिसिस करा, मुझे आपको लगा कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देता हूँ, मैथ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पहले आप पढ़ते ज़्यादा थे, अब प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो। वो उस चीज़ ने आपको एज दिया और उसी ने ही आपको सिलेक्शन रिटन क्वालिफाई करने में हेल्प करा। एब्सोल्युटली। मैथ्स की कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, इंग्लिश की कौन सी बुक्स पढ़ी
और जीके के लिए आप क्या क्या पढ़ते थे, थोड़ा इस बताइए, स्पेशली फॉर एनडीए। एनडीए के लिए स्पेशली जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एनडीए एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको एक कोर्स लेना चाहिए जहाँ पे एक टीचर्स आपको डिटेल में हर चीज़ पढ़ा देगा। आपको बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो पढ़ाएं, उसके अच्छे से नोट्स बनाएं, वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब आपको रिवीजन भी करनी है तो वो आपके काम आएंगी। अभी मैथ्स का बता रहा हूँ, तो मैथ्स का आपके नोट्स एक बार बन जाएंगे। अब ये नहीं है कि जो सर ने पढ़ाया है उसी में से सब आएगा, नहीं आता है उसमें से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसमें से सब कुछ नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आपने वो, जैसे मान लो एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आपने, प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, बुक्स आती हैं बहुत अच्छी, उसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। अरिहंत की बहुत अच्छी बुक्स आती हैं जी, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उसको आप सॉल्व करिए। और जब सॉल्व करेंगे आपको लगेगा यार ये तो पढ़ाया, ये तो अच्छे से हो रहा है, ये सर ने पढ़ाया नहीं है। तो वो पढ़ाया इसलिए नहीं है कि टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, जो आप वो सर ने पढ़ाया है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा, मतलब यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है, सब कुछ तो वो कैसे कवर करेंगे। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर नया प्रॉब्लम आया है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करो, चैट जीपीटी से देखो। उस टाइम पे तो चैट जीपीटी था नहीं, बिल्कुल, तो वो तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा एज आ गया हुआ है। तो आप टीचर से जाके पूछो, डाउट सेक्शन में पूछो, यूट्यूब से देखो, तो वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा जो होता है, हम टीचर पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, और प्रैक्टिस तो मेन चीज़ होती है मैथमेटिक्स के अंदर। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे एनडीए के लिए स्पेशली आपको हर दिन, मुझे तो ज़्यादा अर्पित सर हमें बोला करते थे, अगर आप हर दिन 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो ना तो आप एनडीए पीछे हो, आपका एनडीए क्लियर नहीं होगा। तो 100 आपको हर रोज आपको 100 प्रॉब्लम्स, चलो 100 नहीं कर सकते 50 तो कम से कम करनी ही चाहिए। नहीं, अगर क्वालिफाई करना है तो फिर तो 100 ही करनी चाहिए। बिल्कुल, सो 100 तो आपको करनी ही चाहिए। तो ये इस तरह से अप्रोच रहती है मैथमेटिक्स की। प्रैक्टिस पहले बेसिक क्लियर करो, फॉर्मूले क्लियर करो, उसके बाद जितनी हो सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। यही मैथ्स का रहता है। इंग्लिश का भी वही है, बेसिक है। अगर आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ा है, फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छे टीचर्स मेरे पास थे, उन्होंने मेरी ग्रामर तो बहुत अच्छी कर दी थी कि भाई मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में भी मुझसे अच्छा ग्रामर में कोई होता था नहीं उस टाइम पे भी। तो ग्रामर के बेसिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लो, सबके नोट्स बना लो। टेंसेस बेसिक होते हैं, चेंज ऑफ वॉइस होती है, नरेशन होती है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद द वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, आर्टिकल्स होते हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। वही फिर आपके बेसिक जब एक बार क्लियर हो जाएंगे, रूल्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, फिर उनको सॉल्व करो, करते जाओ। बहुत सारे पेपर्स हैं, आप सॉल्व कर भी नहीं पाओगे। एनडीए खत्म हो गया, एनडीए का सीडीएस के भी उठा लो, वो भी खत्म हो गया, एफकेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। मैं बोलता हूँ कोई भी अगर तैयारी होती है ना, वो एक ही बेसिस पे होती है, वो होते प्रीवियस ईयर पेपर्स। वही प्रीवियस ईयर पेपर आपको पाथ दिखाते हैं कि आपको तैयारी किस पैटर्न में करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, कहाँ आपको जोर ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे कम लगाना है। आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्व हो रहे हैं, आपने जस्टिफाई कर दिया कि जो मैंने पढ़ा मैंने सही पढ़ा, कि भाई पहले पूछे गए हैं वो। सो इट इज क्लियर नाउ, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स एंड ब्रेकिंग दैट पैटर्न्स बेसिकली। बिल्कुल, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, मेरी जो डायरेक्शन है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छी डायरेक्शन देते हैं आपको कि आपको सही डायरेक्शन में आप चल रहे हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो हर रोज आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के कांटेक्ट में रहना है, ये सबसे मेन चीज होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, अभी जीएस के बारे में बताइए, जनरल स्टडीज के बारे में। और जनरल स्टडीज के बारे में एनडीए में स्पेशली साइंस होती है, जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं उनको तो ज़्यादा तकलीफ होती नहीं साइंस में, बिल्कुल वो तो कर लेते हैं। बाकी जो नहीं, इनको जो न्यू हैं उनको तो ऑब्वियसली क्लासेस लगानी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। और आई थिंक मोस्टली जो जीएस का पोर्शन आता है, स्पेशली साइंस का, 2 ही बुक से आता है, 9th and 10th की एनसीईआरटी, उसी में से ही आएगा। आप सीडीएस ले लो, एफकेट ले लो, सीएपीएफ ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, 9th और 10th की एनसीईआरटी उठा लो, उसमें लाइन टू लाइन चीज़ें आएंगी, लाइन टू लाइन वही लाइन आ जाएगी उठा के। साइंस का ये हो गया। हिस्ट्री का मैं जो रिकमेंड करूँगा वो मैं किसी टीचर से पढ़ना ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो बुक्स होती हैं, थीम्स 1 है, थीम्स 2 है, वो आप खुद से नहीं समझ पाओगे जी। और पॉलिटी अगर एनडी की बात करें तो मैं बोलूँगा कि जीएस मैंने उस टाइम पे जब पढ़ी थी मैंने टीचर से पढ़ी थी, क्योंकि जो बुक्स आती हैं जो मैंने आगे पढ़ी भी हैं, जब मेरे आगे के सीडीएस के एफकेट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो एनडीए के लिए वो बुक्स जरूरी नहीं है, एनडीए की अगर आपको जीएस प्रिपेयर करनी है तो मैं बोलूँगा कि जो टीचर्स हैं उनका कंटेंट काफ़ी होता है। ओके,
तो ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑफलाइन भी जा सकते हैं बच्चे, बट सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी कहाँ पे क्या है, तो वो होगा नहीं। और मैं क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी ऑनलाइन में, लेकिन जब बाद में मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग ली ही नहीं, पता लगा कि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्राइस कम है, आपको बहुत टाइम सेविंग चीज़ है, कहीं पे लगाओ, बैठो, क्लास लगाओ, कोई आप पे बर्डन नहीं है, आपको कहीं रहना नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, तो टाइम सेविंग बहुत अच्छी है, एफिशिएंट है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लगाना आ गया तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। ग्रेट, एग्जैक्टली। बहुत सारे एक्सपेंस भी बचते हैं बच्चों के, जो पेरेंट्स नहीं दे सकते बच्चों को फी, तो एक बच्चा घर बैठ के 4-5 हज़ार रुपए में एनडीए की तैयारी कर सकता है। आजकल तो जितने भी बड़े बड़े वो जो भी हैं टीचर्स हैं, वो ऑनलाइन ही ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन वालों का ऑनलाइन में आप एक दिन थोड़ी देर देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, आपको अच्छा लगे दूसरा ले लो, नहीं अच्छा लगे फिर आप चेंज कर लो। तो काफ़ी ज़्यादा वो रहती है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ऑफलाइन में एक बार आप पैसे दे दोगे, आपको पसंद नहीं आएगा, यू हैव नो चॉइस, आपको वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और हाई फीस रहती है आपके वहाँ पे। ये रहा आपका एनडीए का रिटन एग्जाम। आपकी एसएसबी रही, कहाँ रही एसएसबी? आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए, फर्स्ट डे कैसा था? स्क्रीनिंग। उसके बाद बाकी आपके कैसे रहे? पीपीटीज, एसडीज, उसके बाद आपका जीटीओ कैसा रहा और इंटरव्यू कैसा रहा? थोड़ा इस बारे में बताइए। एनडीए के बाद मेरी जो एसएसबी थी वो कपूरथला में थी, कपूरथला बोर्ड के अंदर 32 एसएसबी कपूरथला। अभी तो कपूरथला से शिफ्ट होकर जलंधर हो गई है। तो उस टाइम पे मैंने जो कोचिंग ली थी आफ्पा से, मैंने आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी नागपुर से मैंने कोचिंग ली थी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई थी, लाइक ग्रुप, मुझे आज भी याद है, आज तक नहीं मुझे बात भूलती वो। उन्होंने कहा था जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट अ डिबेट, इट इज़ ग्रुप डिस्कशन। You have to consider all the persons which are just sitting around you is your own group, and you have to talk to them, you have to do activities with them so that we all can move ahead. Great. Yes. ये चीज़ मुझे अभी तक नहीं भूलती, और यही चीज़ ने मुझे जो ग्रुप डिस्कशन में पीपीटी होती है उससे मुझे पार करवाया था। तो स्क्रीनिंग तो हो गया था उसके बाद में। और रही बात आगे की, तो मुझे लगता है कि एनडीए के टाइम पे मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल था इन इंग्लिश वो अच्छा नहीं था। उसकी वजह से क्या होता था कि आपको कोई टास्क वगैरह भी अगर करने हैं तो आपको पता है क्या बोलना है, हिंदी में पता है, पर वो इंग्लिश में निकल नहीं पा रहा। जो कमांड आपको अपनी टीम को देनी है जीटीओ में, जी, वो आप नहीं दे पा रहे हो। तो जब आप इंटरव्यू में बोलते हो तो कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, because at that time I was so nervous because I was not so much into speaking English, not so much used to listen that much of English. जब वो बोलता है तभी थोड़ी सी घबराहट होती है, फिर हम कुछ हड़बड़ाहट में कुछ आंसर दे देते हैं, हड़बड़ाहट में कुछ आंसर दे दिया, कुछ बोल दिया, फिर इंटरव्यू वो पकड़ लेगा, फिर वो हमें फंसा देगा। तो इस तरह से इंटरव्यू जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा वीक थी उस टाइम पे मेरी। साइकोलॉजी पार्ट में नॉर्मल था, ठीक था, मैं कह नहीं सकता ठीक था या अभी तो मुझे याद भी नहीं है इतना कैसा था साइकोलॉजिकल पार्ट। आगे जब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल मैंने कैसे तैयारी की थी, कैसे होती है, तो मैं बताऊंगा आपको साइकोलॉजी में एक्जैक्टली क्या करना होता है, यहाँ भी बताऊंगा। आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। और जीटीओ हो गया, जीटीओ के अंदर लेक्चरेट जो होते हैं, लेक्चरेट की प्रैक्टिस करना भी वही सेम चीज़ आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। उसमें नॉलेज का एक बहुत ज़्यादा पार्ट रहता है। और नॉलेज में एक चीज़ होती है कि एनडीए के टाइम पे मेरा ये भी एक शॉर्टकमिंग रहा था कि मैं करंट अफेयर्स नहीं लगाया करता था। ओके। करंट अफेयर्स मुझे वही है जो टीचर्स ने दे दिए, एक पीडीएफ बनाकर दे दी कि ये आपको करने हैं, उससे मेरा एग्ज़ाम तो निकल जाता है। लेकिन जब आप डेली कुछ न्यूज़ देखते हो, उससे क्या होता है, आपका पूरा एक एनालिसिस बनता है कि आप कैसे करोगे, चीज़ें कैसे चलती हैं, आपको बिल्ड करता है कि देश में किस तरह से कैसे चीज़ें चल रही हैं। वो आपको इंटरव्यू में भी काम आती हैं, ग्रुप डिस्कशंस में भी काम आती हैं। आपके पॉइंट्स हटकर पॉइंट्स होते हैं। वो भी मेरी एक शॉर्टकमिंग थी कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा करता था, या फिर कुछ यूट्यूब पे कुछ एनालिसिस आते हैं न्यूज़ के, मैं रोज़ न्यूज़ नहीं देखा करता था। तो वो भी एक शॉर्टकमिंग रह गई थी, जिसकी वजह से मेरा एनडीए नहीं हो पाया था उस टाइम पे। आपकी डिस्कशन से एनडी, अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, करंट अफेयर्स की डेप्थ नॉलेज इज मस्ट, उसके साथ आपके कम्युनिकेशन इन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। जो अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, फिर भी आप
कॉन्फ्रेंस इन हो जाओगे या आप ऑफिसर बन जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक लैंग्वेज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप ऑफिसर बन सके। बिल्कुल सर। जो एक लड़का अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, उसने अंग्रेजी में अपनी कमांड कैसे बनाई? तो कॉलेज के अंदर जब मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो उन प्रोजेक्ट्स को मुझे प्रेजेंट करना होता था अपनी क्लासरूम के सामने। इनफैक्ट कभी पूरे कॉलेज के सामने प्रेजेंट करना होता था। बीइंग ए सीआर, आई हैव टू गो टू द डीन्स ऑफिस, हैव टू गो टू द चेयरमैन्स ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस। वो इंग्लिश में बोलते थे तो मुझे वहाँ पे बोलना होता था हर टाइम पे। कभी भी कुछ क्लास की प्रॉब्लम अगर टीचर्स को पहुँचानी है, टीचर्स ने कुछ बोला है तो वो मुझे क्लास को पहुँचाना है, तो वो कम्युनिकेशन वहाँ से डेवलप हुआ है। दूसरा, जब हम कठुआ से जम्मू में जाते हैं तो एक वेरिएशन आता है, वहाँ के जो बच्चे क्या देखते हैं और हम यहाँ पे क्या देखते हैं। हम यहाँ पे जो देख के बड़े हुए हैं वो छोटा भीम जैसे कार्टून देख कर बड़े हुए हैं, निंजा हथौड़ी जैसे। वहाँ के बच्चों को पूछो, वो इंग्लिश में एनीमे देख कर बड़े हुए हैं। उनकी इंग्लिश, भले ही वो पढ़ाई में वीक, पर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी। क्यों? क्योंकि वो कार्टून्स इंग्लिश में देखा करते थे, वो जापानीज एनीमे देखा करते थे, उनकी स्टोरी लाइन्स अलग होती थी। तो मैंने देखा कि यार इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे है। मैं पूछता था, हाउ? मैं तो इतनी प्रैक्टिस करता हूँ बोलने की, मैं तो इंटरव्यूज भी देकर आया हूँ, आप तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी आपकी इतनी अच्छी है। कहते मैं बुक्स पढ़ती हूँ और मैं ये वगैरह देखती हूँ, मैं गाने सुनती हूँ, इंग्लिश गाने सुनती हूँ, और मैं एनिमेज वगैरह देखती हूँ, इंग्लिश मूवीज़ देखती हूँ सबटाइटल्स के साथ। पहले सबटाइटल्स में देखती थी तो तब थोड़ी शुरू में दिक्कत होती थी, फिर धीरे धीरे बिना ऐसे समझ में आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, और फिर मैंने उस तरफ थोड़ा शिफ्ट किया। तो मुझे याद है मैं बेबलेट होता था, बेबलेट में देखा करता था, तो मैंने इंग्लिश में देखना शुरू कर दिया। वो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के साथ में इंग्लिश भी आ रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ होती है अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है। आप इंग्लिश में मूवीज़ देखो, शोज़ देखो। तो जब आप शोज़ देखो, मान लो एक शो के बाद आपने एक मूवी देख ली, आपसे अपने आप मुंह से लाइनें निकलेंगी इंग्लिश की, क्योंकि आप उस माहौल में घुस जाते हो। आपको समझ में आता है किस टाइम पे कैसे वर्ड्स हम यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करना होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो कहते हैं ना, जो सुनते हो वो बोलते हो। बिल्कुल। वो आप जैसे सराउंड कर लेंगे अपने हिसाब से, वैसे अपने आप को वैसे ही आप बोलना शुरू कर दोगे। फिर मैं कॉलेज में गया था तो वहाँ पे इंग्लिश बोलना होता था। सुनने से वो हमारे अंदर आ गया, फिर वहाँ पे जब मैंने बोला बातचीत होती थी। तो इस तरह से कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई थी। ये रही आपकी लैंग्वेज का जो बैरियर था, वो आपने कॉलेज में जाके हटा दिया। अब आपने कॉलेज के साथ CDS की प्रिपरेशन शुरू करी, कैसे मैनेज करते थे, कौन से ईयर से शुरू करी और क्या रिसोर्सेज थे, इस बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा प्लान यही था कि मैं शुरू से क्लियर था कि मुझे मिलिट्री फोर्सेस में जाना है, डिफेंस फोर्सेस के अंदर जाना है। और सोचा था कि बिकॉज वी हैव 8 सेमेस्टर्स, तो हम 7th और 8th सेमेस्टर में हम CDS दे सकते हैं फाइनल ईयर में। तो मैंने 5th और 6th सेमेस्टर में शुरू कर दिया था अपना प्रिपरेशन करना। बट वही है कि मुझे कहाँ पे जाऊँ। मैं CRP में था, बहुत सारी चीज़ों में था, पढ़ाई में भी मुझे आगे ही रहना है, क्योंकि हर चीज़ में आगे रहने का शौक है कि भाई मैं पीछे नहीं रह सकता, कहीं भी रहूँगा तो टॉप पे ही रहूँगा, पीछे नहीं रह सकता मैं। तो सुबह जाना है 9:30 बजे, वापस आना है 4 बजे। उसके बाद भी जोश है कि नहीं, CDS भी क्लियर करना है, सब कुछ करना है। तो साथ में उसके बाद 1 से 2 घंटा मिल पाता था, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो उतने अच्छे से साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी। मैं एक आर्मी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर के साथ मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, AI इनेबल वेपन सिस्टम्स। तो उसको भी मैंने 1 साल दिया था, वहाँ पे भी कर गया, क्योंकि वही एक अपॉर्चुनिटी है। मैं सिर्फ वहीं पे वो चीज़ कर सकता था, बाद में वो नहीं हो सकती थी। बिल्कुल। उसने भी बहुत कुछ सिखाया। तो वो कहते हैं सब कुछ नहीं मैनेज हो सकता। ट्राई मैंने पूरा किया, पर फिर वो थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा था, मुझे नहीं हो पा रहा था। तो CDS मैंने पेपर दिया, तो लेकिन क्लियर नहीं हुआ। पता था कि स्टडीज़ हुई नहीं है तो क्लियर कैसे हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब कॉलेज पास आउट होता हूँ उसके बाद मेरा ड्रीम है। उस टाइम पे भी बहुत कन्फ्यूजन होती हैं हमें कि हमारे इंजीनियरिंग की है मैंने, तो बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट्स लेते हैं, 12 लाख की प्लेसमेंट लग रही है, 14 लाख की लग रही है, 8 लाख की लग रही है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई अपना बिजनेस खोल रहा है। तो लगता है यार हम भी ये क्यों ना करें, क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा हो गया होता है। हमें पता है कि हमारा एम ये है, लेकिन उस एम के लिए हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ लगती है वो ऐसे ही नहीं आती है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने डिस्कशंस की थी फैमिली के साथ कि भाई जॉब करूं या क्या करूं, मुझे प्रिपरेशन करनी है, जॉब के साथ करूं या क्या करूं। तो मेरे फादर ने मुझे बोला था कि यहाँ पे तू
क्या कर रहा है, यहाँ पे तो पैसे दे रहा है और पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाई कर पा रहा है CDS की, वहाँ पे तो वो तेरे से पैसे देंगे तो तेरे को वहाँ पे कैसे पढ़ने देंगे, वो वहाँ पे तेरा पढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं सोचा नहीं, मैं बाद में मैं गिल्ट नहीं रखना चाहता कि भाई मेरा जो ड्रीम था मैं उसके लिए पढ़ सकता था, बिकॉज ये एज है मेरी 25 साल की उम्र तक ही एज है, इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता। लेकिन जो अगर मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है मैं बाद में भी कर सकता हूँ जी। तो वो गिल्ट नहीं रहना चाहता था कि भाई 25 साल की उम्र है, पढ़ लेते हैं बाद में कर लेंगे। तो उसके लिए फिर मैंने ड्रॉप लिया 1 साल। अब मैंने क्या प्रिपेयर किया वो कैसे वो हम करेंगे डिस्कस बाद में। हाँ वो बताइए उस बारे में। तो उस टाइम पे जस्ट मैंने कॉलेज के बाद एक क्योंकि पढ़ाई में था मैं थोड़ा ठीक था, तो मेरे मार्क्स ठीक आए थे, तो मैंने TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स डायरेक्ट एंट्री होती है फॉर आर्मी, जिसमें आपको रिटन एग्जाम नहीं देना होता, फॉर इंजीनियर स्पेशली फॉर इंजीनियर्स होता है वो, रिटन एग्जाम नहीं देना होता आपको, आप सीधा इंटरव्यू के लिए जाते हैं। मेरा भोपाल के अंदर वो हुआ था और थोड़ी बहुत मैंने प्रिपरेशन की थी। मैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलता था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे एक रिटायर्ड कमांडर आते थे नेवी से, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था, तो उनकी गाइडेंस के थ्रू मैं वहाँ पे गया था। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी थोड़ा सा कमी रहेगी, तो वहाँ पे भी मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया। और ये जो कॉन्फिडेंस आउट थी ये तो ऐसी थी कि मुझे लगा कि यार मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्लियर कैसे होती है SSB तो होएगी नहीं क्लियर मुझसे। मैं मान गया था कि SSB क्लियर होने लायक नहीं होती मुझसे, बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल किस्म की चीज़ है। क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं, पहले PPDT होती है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, 5 तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट, 10 तरह के GTOs, एक इंटरव्यू उतना लंबा, उसमें भी पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहे हैं, कितना गंदा क्या क्या देखे बंदा, मेहनत से हो ही नहीं पाता। और अगर मान लो अगर मेरी साइकोलॉजी ही ऐसी है तो मैं इसको चेंज कैसे करूँ, तो वो डाउट बैठ गया था कि क्या करूँ अब। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने एक दूसरा एग्ज़ाम देखा, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, जिसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हो, CPFs में जाते हो, CRPF, SSB, ITBP, BSF, इन फोर्सेस के अंदर आप जाते हो और एज एन ऑफिसर जाते हो, असिस्टेंट कमांडेंट की तरह जाते हो। तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आपको फिजिकल मेडिकल देना है और आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू इज नॉट क्वालिफाइंग नेचर, आपको मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स आपके फाइनली ऐड होंगे अगर आप मेरिट में आओगे तो मुझे लगा कि यार ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेहनत करके मैं पास हो सकता हूँ। ये थोड़ी किस्मत बेसिस पे कम है जैसे SSB है, तो मैंने बोला मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखूँगा और इसको क्लियर करूँगा, मेहनत जितनी मर्जी करवा लो मुझसे, वो उसका तो कहेगा, उसको पता ही नहीं है कैसे क्लियर होगा। तो उस पर फोकस करते हैं थोड़ा। तो क्योंकि अब CAPF का सिलेबस जो है वो सबसे ऊपर जाता है, CDS का हल्का लेवल उससे नीचे रहता है जी, और FCAT उससे भी नीचे रहता है थोड़ा सा। तो क्योंकि मैंने CAPF का पढ़ा था तो CDS का उसके बाद खुद ब खुद क्लियर हो गया था मेरा, FCAT भी क्लियर हो गया था। CAPF का लेवल बहुत ऊंचा रहता है क्योंकि उस पेपर 1 रहता है जिसके अंदर आपको GK वगैरह होती है, मैथ्स भी उसी के अंदर होता है, जनरल एबिलिटी। सेकंड आपके रिटर्न में लिखना होता है, आपको एसेस, आर्गुमेंट्स, रिपोर्ट्स, रिटर्न में ग्रामर वगैरह आती है। उसकी मैंने प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा। लेकिन जब डेट मुझे याद है 3 अगस्त को पेपर था मेरा, संडे को, और वो उस टाइम का सबसे टफेस्ट पेपर था, कभी इतना टफ पेपर नहीं आया था। मैथमेटिक्स बहुत लेंथी आया था, जो मेरा स्ट्रॉन्ग था उसी ने मेरे को वहाँ पे गिरा दिया। बहुत ज़्यादा टफ आया था, मैंने बहुत टाइम उसमें वेस्ट कर दिया सॉल्व करने के, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। बाकी भी किया था पर टफ पेपर आ जाता है, क्या कर सकते हैं। आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, वैसे क्वालिफाई नहीं हुआ वो। सो कभी कभी जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रेंथ होता है वही आपकी वीकनेस बन जाता है, अगर आप उसके साथ चिपक के रहो। जैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप नहीं होने की वजह से उस पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, बिल्कुल वो आपका टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल सर। और यही था कि बाकी मैंने एनालिसिस किया था कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 10 साल में कैसे मैथ्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस लेवल के हिसाब से मैंने तैयारी करी थी। लेकिन UPSC बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं उसको, उसने लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था उन मैथमेटिक्स, पैटर्न चेंज कर दिया। जो लेंथ होती थी क्वेश्चन की अब वो ज़्यादा हो गई। अब मेरा तो ये था सबसे पहले मैथ्स ही सॉल्व करना है, बिकॉज वो ईजी है, मेरे को स्ट्रॉन्ग है, मैं करूँगा। लेकिन वो बढ़ा दिया तो वहाँ से मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था उस टाइम पे। बहुत दुखी हो गया था जब वहाँ से वापस आया कि क्या करूँ अब, तो क्या ही चीज़ें क्लियर होगी। सोचा है आगे भी एग्ज़ाम है, FCAT का एग्ज़ाम है, फॉर्म भर देते हैं, पता है SSB तो कहाँ ही निकलती है हमसे। फॉर्म ट्राई करते हैं, पेपर निकल जाएगा, खुश हो जाएंगे थोड़े से, CDS भी भर देते हैं, पेपर निकल जाएगा, खुश हो जाएंगे, आगे देखा जाएगा क्या होता है। FCAT दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 198 मार्क्स थे मेरे, नॉर्मलाइज करके 196 उन्होंने दिए थे, बहुत हाई मार्क्स मेरे उसमें आए।
उसके बाद CDS दिया, CDS OT के लिए भी क्रैक हुआ। तो एक लगा कि यार नहीं, जो मैंने प्रिपरेशन 1 साल की थी ना वो वेस्ट नहीं गई है, वही सेम चीज़ यहाँ पे यूटिलाइज हुई है। इनफैक्ट जो मैंने CPF असिस्टेंट कमांड में पेपर 2 के लिए तैयारी की थी, उसमें टॉपिक्स हमें बहुत सारे प्रिपेयर करने होते हैं करंट अफेयर्स के। फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट मैंने कर दिया, या फिर फॉरेस्ट फायर्स, उस टाइम पे स्टैम्पेड बहुत चल रही थी, महाकुंभ स्टैम्पेड्स इन इंडिया। तो ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए थे, आर्गूमेंट्स भी लिखे थे, एसेस भी लिखे थे, रिपोर्ट भी लिखी थी, वो मेरी SSB में काम आई है, लेक्चरेट में, GDs में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो मैंने CAPF पढ़ा है ना वो सब मैंने यहाँ पे काम किया है। इनफैक्ट वही कॉपीज मैं SSB में लेकर गया था कि मैं उसको रीड करूँगा और फ्री टाइम में इसको रीड करूँगा और अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाती कभी भी, जो आपने सीखा है वो वेस्ट नहीं जाएगा कभी भी। अब आते हैं एक जगह फेलियर, 2 जगह सक्सेस। आपका FCAT क्वालिफाई हो गया, CDS क्वालिफाई हो गया, आपकी OTA की SSB से पहले आपकी FCAT की SSB आती है गांधीनगर में। घर से किस माइंडसेट के साथ गए थे, वहाँ जाके क्या एक्सपीरियंस था, जो वहाँ के आपके दोस्त बने उन्होंने आपको कैसे हेल्प करी या चैलेंज करा, जब आपने स्क्रीन आपका था डे 1 था वहाँ कैसे क्वालिफाई करा, और डे 1 से लेके डे 5 तक जब तक आपकी चेस्ट पे प्लस साइन नहीं था, वो उसको मिलने से पहले आपका माइंडसेट क्या था। क्योंकि मैं माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्यों कहते हैं जैसा आप सोच के जाते हैं, जैसे आप प्लानिंग करते हैं वैसे आप एक्शन भी करते हो, इस बारे में बताइए। तो जब मेरा FCAT क्लियर हो गया था तो मैं एक कैंप लगाने गया था, विशाल सर जो हैं जिनसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ा करता था CAPF के लिए, और उन्होंने एक 5 दिन का SSB का कैंप लगाया था अवेयरनेस के लिए, SSB कैसे होती है, और बहुत कम फीस थी, 3300 फीस थी, 5 दिन का कैंप था। तो दिल्ली के अंदर LWS के अंदर मैं चला गया था। तो वहाँ पे जो मुझे गाइडेंस मिली, बहुत सारे उन्होंने रिकमेंडेड बंदों को बुलाया था, उनसे हम पूछा कि कैसे होता है, कैसी चीज़ें होती है। तो दिमाग में एक तो ना एक्सप्लोजन हो गया कि भाई जब हम इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में हमें क्या क्या प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। तो पहले लगता था कुछ नहीं है, जाओ इंटरव्यू में जाओ और जो सच है वो बोल कर आ जाओ, ऐसे थोड़ा माइंडसेट हुआ करता था। लेकिन जब वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे जब डिस्कशन की मैंने, सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, हमारे मॉक इंटरव्यूज़ लिए, उससे मुझे पता चला कि बहुत कुछ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। थोड़ा एलैबोरेट करिए इस बात को। इस बात को मैं एलैबोरेट ऐसे करूँगा, लाइक अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल आप कहाँ पे रहते हो, तो आप क्योंकि गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, अब आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है वो कि आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको अपने रीजन का क्या क्या चल रहा है आसपास वो पता होना चाहिए, आप जहाँ रहते हो उसकी पॉपुलेशन कितनी है पता होनी चाहिए, कितना एरिया है, अभी कैसी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे वहाँ पर कैसी है, आपका वहाँ पे कोई डिज़ास्टर तो नहीं आया है या कुछ क्या है, फेमस प्लेसेस कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें अवेयरनेस होती है बट हम प्रिपेयर करके उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं जाते हैं कि हमें वहाँ पे किस तरह से बोलना है, क्या क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, वो सब की आपको प्रिपरेशन घर से करनी पड़ेगी। अमोल, एक बार रोक रहा हूँ आपको, क्या नहीं बताना है, इसको थोड़ा एलैबोरेट कर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप किसी के सामने इंटरव्यू दे रहे हो, आप उसको क्या बताओगे, आप खुद को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपको जॉब दे, आप उसको बताओगे कि भाई ये मैंने किया है, ये मेरी अच्छी चीज़ें हैं, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है। एक दूसरा बंदा है वो फ्लो में अपनी नेगेटिव बता रहा है, अब सामने वाला इंटरव्यू क्या समझेगी, भाई ये तो अपनी नेगेटिव चीज़ें ही बताया जा रहा है, मैंने क्या करना है इसकी नेगेटिव चीज़ों का। आपने गलतियाँ की होती है लाइफ के अंदर, पर उसको बताने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे, वो गलतियों से क्या सीखे, और अगर गलतियाँ की हैं, अगर बताने भी हैं तो उससे क्या सीखें वो आपको साथ में बताना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या बताना है क्या नहीं बताना है वो सोच के जाना पड़ता है पहले। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना है कि भाई वो लाइफ आपकी है, बस उसको ऑर्गेनाइज करो कि मैंने ये बताना है वहाँ पर जाके। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने पूरी चीज़ देखी थी कि मेरी जर्नी कैसे थी, एनडीए मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट कौन से लिए थे, क्यों सब्जेक्ट्स लिए थे, उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्यों लिया और कोई ब्रांच क्यों नहीं ली, और आपने इंजीनियरिंग ही क्यों करी, क्यों काम आई, उसके बाद आपने CAPF एग्ज़ाम में क्यों बैठ गए, आप पहले तो आप CDS पढ़ रहे थे, आप मिलिट्री से पैरामिलिट्री में क्यों शिफ्ट किए, वो रीज़न पता होना चाहिए आपको। अब उस टाइम पे सोचोगे, और कभी कभार क्या होता है हम हड़बड़ी में कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, हालांकि आपका कुछ इंटेंशन नहीं होता, आप सच्ची बोलोगे,
पर वो एक थोड़ा सा टेंशन दिख जाती है हमारे दिमाग में, दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेंटली। पर अगर आप घर से ही प्रिपेयर करके जाएंगे कि भाई अगर मुझसे सवाल पूछेंगे तो मेरी जर्नी क्या थी, मैंने ऐसे किया था, क्यों किया था, सोच के मैंने ये किया था। आपका हर पोर्शन में वाई क्लियर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपका। इस तरह से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। दूसरा, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वहाँ पे रहता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आपको क्या करना है। इस तरह से स्टोरीज लिखनी है, तो स्टोरीज लिखो लिखो लिखो, लिखते चलो, उसको इम्प्रूव करो, चेक करवाओ। आपके जो वर्ड्स होते हैं, WOT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें आपको वर्ड्स होते हैं, उस पर सेंटेंसेस बनाने होते हैं, उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी शो करनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता है, उन्होंने LWS में मुझे क्या बताया था, साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। वहाँ पे हमने टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखते हैं, ये हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। तो उसमें जब हमने खुद को डिस्क्राइब कर दिया, हम अपने सब कुछ बता दिया, अब उस SD के हिसाब से वो SD आपका जो साइकोलॉजिस्ट होगा अपने पास रखेगा ऐसे करके, अब वो आपकी स्टोरीज पढ़ेगा कि इसने जो यहाँ पे लिखा है क्या वो इससे मैच कर रहा है, ये अपने बारे में अवेयर है कि नहीं। वो मुझे एक तो गेम चेंजर थी, ये मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे बताया आपकी स्टोरीज, आपके जो वैट होता है, आपकी SRT होती है, वो उस SDT से मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है मुझे खेलना बहुत पसंद है, तो आप स्टोरीज बनाओगे, आपकी खेलने वाली स्टोरीज बीच में होनी चाहिए। आप अगर वैट में अगर आपका आ गया मूवमेंट, तो मूवमेंट में मैं लिखूंगा कि भाई बैडमिंटन रिक्वायर्स क्विक मूवमेंट्स। पता चल गया कि भाई खेलता है ये, तो मेरे PIQ में भी लिखा हुआ, उसके पास PIQ भी होता है, उसमें लिखा कि मैंने बैडमिंटन खेलना है, बैडमिंटन खेला तो कंफर्म हो गया एक तरह से। अब मैंने वहाँ पे अपनी क्वालिटी लिखी है हार्ड वर्किंग, क्या वो हार्ड वर्किंग वाली मैंने कुछ स्टोरी बनाई है। मैंने लिखा मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ रहता हूँ, क्या मैं जो दोस्तों के साथ डीलिंग करना आता है, वो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तभी नटराजन सर हमेशा बोलते थे SSB इज अ सबसेट ऑफ लाइफ, जो आप कर रहे हैं वही तो बताना है आपको SSB में। सो ये सारी चीज़ें। सो आपने SD बताया, वैट बताया और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट बताया। सो आपने अपना SD कैसे सुधारा, और आप उस स्टोरीज को, पिक्चर्स को, जो भी आपके सामने पिक्चर्स आती थी, वो आप SD के साथ कैसे कंबाइन करके लिखते थे स्टोरी? जब मैंने बताया मैंने 5 दिन का कैंप जो विशाल सर थे मेरे, उन्होंने करवाया था, तो वहाँ पे मुझे एक रिकमेंडेड कैंडिडेट मिले थे, हरसनमजोत सिंह सर का नाम था। बहुत रिस्पेक्ट से आज उनका नाम लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ही वॉज रिकमेंडेड इन AFCAT एंट्री ओनली। सो उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो नहीं हो पाया, मैं इनको रिकमेंड करवाता हूँ। तो जब हमने LWS कैंप छोड़ा था, तो वो हमें ऑनलाइन समझाया करते थे कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। SD का ये था कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला अपनी SD लिखकर मुझे भेजो, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो ऐसे ही लिखेंगे। उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो जैसे हमारी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, मैं बोलूँगा आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये नहीं लिखना आपने कि माई टीचर्स थिंक आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आपको आगे लिखना है कि कैसे, आपको एक्सप्लेन करने में लिखना है, आपको एक्शंस बताने हैं कि SD के में बात कर रहा हूँ कि आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएटिव लिखना है, माय पेरेंट्स थिंक आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, नहीं, इसको कैसे लिखना है हरसनम सर ने मुझे बताया था। आपको लिखना है कि माय पेरेंट्स थिंक आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन बिकॉज आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आई यूज्ड टू शो देम। तो मैंने प्रूव कर दिया कि मैं ये करता हूँ और मैं ये सब भी करता हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल, एक तो ये चीज़ है, और ये चीज़ हर एक चीज़ में, हर एक जगह में होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सो माई टीचर्स थिंक आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इंस्टेड मैंने लिखा था कि माई टीचर्स थिंक आई एम गुड इन, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिकॉज, मैंने किस तरह से लिखा था, हमने लिखा था कि मैंने इस तरह से प्रूव कर दिया था, दैट्स वाई दे यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ टास्क एंड ऑल्सो मेड मी द CR बिकॉज दे थिंक आई एम। तो इस तरह से मैंने प्रूव कर दिया कि भाई मैं वो सोचते थे रिस्पॉन्सिबल है तो मैं ये हूँ। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन देनी है, सीधा लिखोगे उसका मतलब नहीं बनता। दूसरी चीज़, अगर आपसे पॉजिटिव लिखोगे उससे भी बात नहीं बनेगी। आप वट योर टीचर थिंक अबाउट यू, वट योर पेरेंट थिंक अबाउट यू, हर एक का एक एक नेगेटिव पॉइंट लिखना है। अब जब हम नेगेटिव लिखने में आए, हमने बहुत ही नेगेटिव लिख दिया। ठीक। तो हरसनम सर ने बताया कि हमें
जो नेगेटिव लिखना है ना वो होगा आपका ही, आपको झूठ कुछ नहीं लिखना है, पर नेगेटिव ऐसा लिखना है जो आप इम्प्रूव कैसे कर रहे हो वो भी साथ में आपके होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा नेगेटिव है जो चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा था कि भाई पेरेंट्स के बट माय पेरेंट्स थिंक अबाउट मी, उसमें नेगेटिव चीज़ क्या थी? उसमें नेगेटिव चीज़ ये थी कि मेरा बहुत डिटरमाइंड माइंडसेट है। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि माय पेरेंट्स थिंक आई एम व्हाटएवर आई डू विद ऑल माय माइट। फिर मैंने लास्ट में लिखा था ड्यू टू माय डिटरमाइंड माइंडसेट आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माय फूड प्रॉपरली एंड अपनी फिटनेस जो में मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो आगे लिखा था बट आई एम वर्किंग ऑन इट। तो इस तरह से हमने बता दिया कि भाई इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ और आगे मैं करूँगा और कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। सेम चीज़ मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि फ्रेंड्स के केस में तो मैंने बोला था कि मैं कभी कभी क्या हो जाता हूँ, ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाता हूँ। मेरी कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कॉम्पिटिटिव हो जाता हूँ तो आर्गुमेंट्स हो जाते हैं मेरे फ्रेंड के साथ। ठीक है, कोई बच्चा लिखेगा कि भाई हाँ आर्गुमेंट हो जाते हैं, तो थोड़ी सी नेगेटिव इमेज है, लेकिन सर ने मुझे बोला उसके आगे आप सोल्यूशन भी दो ना। फिर आगे लिखा ऑल दो वी रिजॉल्व दैट लेटर, बाद में हम उस आर्गुमेंट को रिजॉल्व भी कर देते हैं। एक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ टास्क दोनों चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी आपने बताया कि वही, अब मैंने बोला कि एसडी जो है इट शुड बी रिलेटेबल टू योर टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वैट एंड एसआरटी। वो कैसे? हरसनम सर ने मुझे बताया था कि जैसे आपकी एसआरटी है तो आपको क्या करना है, जैसे एसआरटी तो आपने लिखी हुई है एक्शंस के फॉर्म में, आपने उसको शॉर्टकट में एक पेज लो, उसमें लिख लो कि इससे आपकी क्या क्वालिटीज़ बाहर आ रही हैं आपकी एसडी की। हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव, स्पोर्ट्समैनशिप, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने पूरी चिट्ठी बना के रख ली, तो ये पिक्चर जो है ना आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप स्टोरीज बना रहे हो ना, जब स्टोरीज बना रहे हो तो देखो क्या ये चीज़ें शो हो रही हैं इसमें, वो चीज़ें हमारी ही क्वालिटीज़ हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम अपनी तरीके से नहीं बना पाते हैं उसको, तो फिर एक तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे, हम अपने सोचेंगे मैं क्या करूँगा ऐसे, मैं क्या सोचता हूँ इसको देख के। स्टोरीज को ऐसे नहीं किया कि भाई फटाफट से स्टोरीज बना दी, सर बताओ ना क्या स्टोरी बनाए। मैंने पिक्चर को आधा तो एक घंटा एक पिक्चर को भी देखा है कि मैं इस पे अपने तरीके से क्या स्टोरी बनाऊँ। बैठा रहता था क्या स्टोरी बनाऊँ, क्या कुछ भी बनाता था, किसी की सुनी होती थी कि बहुत, जब आप कॉन्फ्रेंस आउट तो बहुत स्टोरीज हमने सुनी होती है, तो बना देता था यार, पर मेरी क्वालिटी से तो मैच ही नहीं कर रहा क्योंकि मेरी स्टोरी नहीं है। सोचता था, बैठता था कि मेरी स्टोरी होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी मेरी जज होने वाली किसी उसकी नहीं जिसने वो स्टोरी लिखी है। तो उस तरीके से मैं स्टोरीज लिखा करता था। ठीक है, एक स्टोरी बन गई, 2 स्टोरी बन गई, 3 बन गई, 4 बन गई, फिर धीरे धीरे पता चल गया कि नहीं मैं कैसे सोचता हूँ। फिर क्या होता है, जब आप बहुत सारी स्टोरीज बना देते हो, फिर वो थोड़े आइडियाज़ यहाँ से वहाँ भी हो जाते हैं, फिर आप मल्टीपल बना सकते हो स्टोरीज। तो यहाँ पे आपको थीमेटिक एप्रिसिएशन से इस तरह से, उसी तरह से जब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ जाता है, वहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है। वहाँ पे मैं अंदर से मैं आंखें बंद करता था अपनी, मैं बोलता था फील योरसेल्फ, तू क्या सोचता है इसके बारे में, ये जो वर्ड आया है डेथ, तेरे को क्या फीलिंग आ रही है इसमें से। मैं बोलता था कि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मैंने कितना सारे काम किए हैं, आई एम कैपेबल, वर्ड क्यों नहीं अच्छा आएगा। मैं अपने अंदर ढूंढता था कि मेरे अंदर से ही पॉजिटिविटी निकलेगी। जब आप प्रैक्टिस करते थे तब की बात, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं सोचता था क्या वर्ड लिखूँ इस पे, मैं क्या सेंटेंस बनाऊँ मैं इसमें डेथ पे। बोला सोल्जर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। बाहर बहुत लोग बोलते हैं डेथ इज इनएविटेबल, नहीं, इट्स इज नॉट मैचिंग विद माई वाइब। कि मुझे वहाँ पे मुझे अपने आप को शो करना है, तो जो मेरी वाइब है, जो मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मेरी जो थिंकिंग है, वो वर्ड होने चाहिए। जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ उसमें मेरी झलक दिखनी चाहिए कि भाई ये मैंने लिखा है, पता चलना चाहिए कि मैंने लिखा है। तो मैं फीलिंग ढूंढता था कि भाई इसमें मेरी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। फीलिंग नहीं आ रही, क्रॉस करो, नया वर्ड, इस तरह से प्रैक्टिस करी थी। तो खुद को लिखना, वहाँ पे छापना भी एक, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। कुछ जैसे जब प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे याद करते हैं स्टोरीज, बैट याद करते हैं, पुराने वो बैट आए हुए हैं। तो वो जो आपसे सबसे अच्छा मुझे आंसर मिल गया कि टाइम लो, खुद को समझो, खुद को रिप्रेजेंट करो, और अगर आप खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए तो आप ऑफिसर होंगे। बिल्कुल। अगर आपको साइक प्रिपेयर करनी है ना, साइकोलॉजी, उससे पहला स्टेप होता है एसडी प्रिपेयर करना जी। उससे आप और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, किसी मेंटोर से चेक करवाओ
कि ये आपकी एसडी जो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन है ये सही है, ठीक लिखी है, उससे आपकी कुछ क्वालिटीज़ निकलेंगी। उस हिसाब से जो आपकी क्वालिटीज़ हैं जो आपने वहाँ पे लिखी भी हैं, आपको आइडिया लगता रहेगा कि मेरी क्या क्वालिटीज़ हाँ मैंने लिखी भी हैं। कंपेयर करो, लिखो, अपने आप को वहाँ पे बताओ। जब आप SRTs भी लिखते हो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा ये सिचुएशन यहाँ पे मैं हूँ, अब मैं क्या करूँगा। देखो मेरे अंदर क्वालिटीज़ तो हैं, तभी मैंने मैंने SD के अंदर लिखी हुई हैं, क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर हैं, पर मैं बता नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? पूर्व पटांग कुछ भी देखते रहते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कार्टून देखते हैं, यहाँ की बातें सुनते हैं, वहाँ की बातें सुनते हैं, किसी की लाइन सुनते हैं, किसी दूसरे एस्पायरेंट की सुनते हैं। बट बात यह है कि वो आपकी साइकोलॉजी चेक कर रहा है, आपकी मैच होनी चाहिए कि आपकी जो टैट है वही चीज़ें आपकी वहाँ पे भी हो रही हैं ट्रांसफ़र, वो वही चीज़ें वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो दूसरे की आप कैसे ले सकते हो जब साइकोलॉजी आपकी है, रिकमेंड भी आपने होना है, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है, आप दूसरी कैसे ले सकते हो। और जब मैंने ये प्रिपरेशन की थी और जब मैंने ये सब करके जब मैं रिकमेंड हुआ था ना, मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस हुआ था, इतना प्राउड फील हुआ था कि भाई जो मैंने अपने खुद से लिखा था ना, जो मेरी सोच थी ना, मैं उससे रिकमेंड हुआ हूँ। मैंने किसी के सेंटेंस लिख के रिकमेंड नहीं हुआ, मेरी सोच थी कि मैं इसमें ऐसे ही लिखता हूँ और मैं ऐसे ही लिखूंगा, भले मैं अंदर हो जाऊँ बाहर हो जाऊँ। ये वही बच्चा जो कह रहा था मैं SSB वो सभी किस्मत वाली बात है। बिल्कुल। और जब वो तैयारी करके गया, खुद को समझ के गया, तो वो कह रहा था नहीं, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, मैं इसको क्लियर कर लूंगा। अगर देखा जाए तो उस टाइम पे ये नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर कर दूंगा, पर उस टाइम पे मुझे ये क्लैरिटी मिल गई थी हरसनम सर की वजह से कि मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। इतना मेरे को हो गया था कि जो मैं हूँ ना, मैंने पिछली 2 SSBs में खुद को मैं ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ। कुछ भी इधर उधर का सुनना है, वो लिखा है, जो मैं एक्चुअल में वो तो मैं दिखाया ही नहीं। ये भी हो सकता है उस टाइम पे मैं उतना अच्छा रहा भी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने मेहनत की है, मैं हर चीज़ में अच्छा हूँ। तो अब मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब मुझे अंदर करो या बाहर हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं हूँ मैं वही दिखाऊंगा, फ़र्क नहीं पड़ता। ये रही आपकी साइकोलॉजी की स्टोरी। साइकोलॉजी प्रिपेयर कैसे करना है ये सब बताया। अब सबसे ना वो जो डर लगता है सबको, वो GTO ग्राउंड टास्क। वो कैसे करते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करी, ग्राउंड में प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें। और जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नॉट लगाना, रस्सी बांधना, ये भी बच्चों को एक रहता है कि डर रहता है। उसकी प्रैक्टिस, उसको कैसे सीखना, ये और जैसे आपने बताया लेक्चरेट वगैरह, नॉलेज पार्ट भी GTO में कितना इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बनना और ग्रुप के साथ चलना, ये सारी चीज़ें कैसे आपने सीखी और इस पे एक्सेल कैसे करा आपने। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जी, तो उसके अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं जी। तो सबसे मेन जो फोकस जिस पे मेरा रहता था इस टास्क के ऊपर, वो होता था नंबर 1 लेक्चरेट, नंबर 2 होता था GDs जी, क्योंकि यही सबको मुश्किल भी लगती हैं और यही मुझे भी सबसे मुश्किल लगती थी। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपको लगातार लेक्चरेट में होता है कि लगातार 3 मिनट आपको बोलना है और सब आपको सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। आपको जनरल अवेयरनेस जो मैंने बोला था वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको हर रोज़ 2 लेक्चरेट बोलने पड़ेंगे। लोगों के सामने बोलो, शीशे के सामने बोलो, कैमरे के सामने बोलो, लोगों के सामने बोलो तो बेस्ट है जी। हर दिन आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिना देखे आप कैसे डिलीवर कर सकते हो। अब बोलते हैं कि भाई इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर जब आपके पास नॉलेज होती है ना तभी ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, तभी आपकी पर्सनैलिटी बनती है। सेकंड चीज़ ये भी होती है कि आप, ये मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ था तो हमारे जो कर्नल थे जिन्होंने मैंने इंटरव्यू लिया था, तो कॉन्फ्रेंस के टाइम पर उन्होंने मुझे बोला था कि हाउ यू पीपल कैन से आई एम बैड इन करंट अफेयर्स, यू आर गोइंग टू बी एन गेस्टेड ऑफिसर एंड यू आर टेलिंग मी दैट आई एम नॉट दैट गुड इन करंट अफेयर्स, माई वीकनेस इज आई एम बैड इन करंट अफेयर्स। मैं उस बंदे को क्यों ऑफिसर लूंगा जिसको आसपास की नॉलेज ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आप कोई वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, न्यूज़पेपर अच्छा लगता है तो वो देखो। तो वहाँ से तो एक तो लेक्चरेट भी सुधर गया, लेक्चरेट सुधर गया। अगर आपको लेक्चरेट में अच्छा हो गया तो GDs कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, GDs भी आपकी अच्छे से हो जाएंगी जी। लेकिन GDs में आपको लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्चुअल GDs में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपकी जो ऑफलाइन कोचिंग होती है ना वो काम में आती है। जो ऑफलाइन एक्चुअल कोचिंग होती है ना, मैं मानता हूँ वो GTO के लिए ही सबसे ज़्यादा काम आती है। साइक इंटरव्यू तो ऑनलाइन हो सकता है बिल्कुल, बट GTO जो होता है वो आपको वहीं पे करना पड़ेगा कि आसपास में लोग बैठे हैं, हमें उनकी बात भी सुननी है
खुद को रिप्रेजेंट भी करना है, किस तरह से बोलना है, हम किस टोन में बोल रहे हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हो, आप ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहे, वो हम सीखते हैं। तो ये तो कोचिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है जीडीओ के लिए, मैं स्पेशली बोलूँगा। सेकेंड चीज़, लेक्चरेट हो गया और जीडीज भी होगी। और अब ग्राउंड टास्क, जो ग्राउंड टास्क होते हैं वो तो टोटली आपको ग्राउंड पे ही पता चलेगा, वो आपको ऑनलाइन तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो आपको बताएंगे। जैसे लास्ट टाइम जैसे हमारे जो नटराजन सर थे वो भी बहुत अच्छे जीटीओ थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। उसके बाद जब मैं LWS में गया था, वहाँ पे कमांडर विकास यादव सर थे, वो बहुत अच्छे जीटीओ थे। तो वो तो वो लेटेस्ट है तो मुझे वही याद है, उन्होंने हमें बताया था कि भाई अच्छा यहाँ से यहाँ जाने कैसे जाओगे, एज ए प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे। हम सोच रहे हैं कैसे जाएंगे, तो हम पूरा दिन वहाँ बैठे हैं ग्रुप बना के, यहाँ से यहाँ जाएंगे और बोलेंगे वापस यहाँ से जाओ, वो कलर चेंज करो। तो एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है। हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास 10 बंदे हैं, हमें इनको मैनेज भी करना है, पहले कौन सा जाएगा, वो वहाँ पहुँच गया। तो पहले ये नहीं कि अब इनको सोचेंगे, हम सोचेंगे आगे वाला पहले आगे जाएगा, फिर वो वहाँ आगे जाएगा। हो सकता है ये बातें समझ में ना आ रही, पर आप ग्राउंड में जाओगे तो समझ में आएंगी आपको। Exactly. कुल मिला के अगर आप ग्राउंड टास्क जो होते हैं, हाफ ग्रुप टास्क होता है या फिर कमांड टास्क जो भी होता है, वो ग्राउंड में जाओगे तभी समझ में आएगा। उसके लिए कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अमन, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। जब आप जीटीओ कर रहे हैं, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि मैं ही सबसे आगे हूँ, मैं ही सब आगे चले जाऊँगा, मैं ही लीड करूँगा तो मैं ऑफिसर बन जाऊँगा। बट वहाँ पे टीम वर्क, कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको एलैबोरेट करो। जैसा कि मैंने जीडीज के बारे में बताया था कि हम ग्रुप में बैठे हैं, इट इज़ ग्रुप डिस्कशन नॉट अ डिबेट जी। तो दैट इज़ योर ग्रुप जी। जब आपका ग्रुप होता है तो हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि हम आगे बढ़ पाएँ। आप इमेजिन करो, आप दोस्त हो 4-5, आप कहीं पे इकट्ठे हो, कहाँ जाएं भाई, खाना खाने कहाँ चलते हैं? बोलेगा यार यहाँ पे चलते हैं, राजू स्वीट शॉप में चलते हैं। कोई बोले नहीं हंगरी पॉइंट चलते हैं, काफसे में चलते हैं। तो आप उससे लड़ने थोड़ी लग जाओगे, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, हम यहीं पे चलेंगे। हम सुनेंगे अच्छा तू ये बोल रहा है, अच्छा वहाँ पे क्यों जाएंगे, वहाँ पे अच्छा मिलता है, वहाँ पे अच्छा, हाँ सही बात, तू ये सही बात बोल रहा है, पर वहाँ पे समोसा नहीं मिलता, समोसा तो राजू स्वीट शॉप में मिलते हैं। तो बोला तू भी सही बोल रहा है। तो ये हम दोस्तों की तरह है ना। तो आपको समझना है कि वो जो आसपास वाले हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स, दे आर योर फ्रेंड्स। और वो ग्रुप है आपका, इसलिए उसका नाम ग्रुप डिस्कशन है। तो सेम चीज़ आपकी वहाँ पे अप्लाई होती है आपकी ग्रुप टास्क के अंदर। तो वो आपके दोस्त हैं और वो कुछ बोल रहा है और आइडिया अच्छा दे रहा है, आपको माइंडसेट ये रखना ही नहीं है कि मैं यहाँ पर रिकमेंड होना है। मैंने माइंडसेट रखा ही नहीं था, मुझे पता था मैं रिकमेंड नहीं होता हूँ। मेरा यही एम था कि भाई इस बार मेरी जो एबिलिटी है ना, मैंने अपने आप को बहुत सुधारा है, मेरे को नॉलेज भी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी है, मैंने बहुत कुछ गेन भी किया है। मैं दिखा दूंगा अपने आप को मैं क्या चीज़ हूँ। अब क्योंकि मैंने बताया था क्वार्टर्स में रहे हैं तो लोगों के बीच में रहे हैं, तो मैं ग्रुप टास्क में था, तो दिमाग में मेरा यही था कि उसने मुझे बोला है, हमारे जीटीओ सर ने हमें बोला है कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है, आपका ग्रुप है। तो मेरा फोकस वही था कि हमने वहाँ पहुँचना है। आइडिया कोई भी दे, ये दे वो दे, अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ मैं वो दूंगा, बोलूँगा तूने अच्छा आइडिया दिया पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। मुद्दा है कि हमें वहाँ पहुँचना है और हमें कंट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम उसमें ग्रुप में एक बर्डन बन जाए, हमें कंट्रीब्यूट करना है। यही मेन विन-विन सिचुएशन, जीतना भी है और जितवाना भी है। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जीटीओ में? जीटीओ में बहुत सारे टास्क हैं, लेक्चरर जीडीज में या फिर ग्रुप टास्क? ग्रुप टास्क में जब भी आप लोगों के साथ काम करते हो, सो मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पर अमोल के लिए जीटीओ में सबसे टफ टास्क क्या है जो बच्चों को वो सुधारना चाहिए बेसिकली? जीटीओ में सबसे टफ टास्क ये है कि अगर मैं पर्सनली अपना बताऊंगा तो जीटीओ मुझे सबसे इजी चीज़ लगती है। ओके। फॉर एग्जांपल जीटीओ जो है वो सब कुछ ग्राउंड पे हमें लिखा हुआ है, हमें बस सोचना है और इम्प्लीमेंट करना है। ये आइडिया से लग सकता है, अपने दोस्तों को बताना कि कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं। मेरी तरफ से मेरे लिए तो एक गेम है। जैसे हम नॉर्मली खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या फिर कई बार हमारी बॉल नाली में गिर जाती थी, इसको कैसे करें तू बता, कैसे करें? यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से डंडा डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, डिस्कस विद पीपल एंड इम्प्लीमेंट इट। इतना सिंपल है जीटीओ। हाँ, अगर कोई भी ऐसे करता है, जो आपके जीटीओ ऑफिसर, जो ऑफिसर आपको कमांड दे रहे हैं, उनको समझो, वो रूल्स को समझो। अगर आपके आइडियाज़ हैं वो टीम के साथ डिस्कस करो और फट्टा कैसे लगाना है, कहाँ बांधना है, और आगे बढ़ो।
और वो जो है आप सोच रहे हो कि हमें आइडियाज़ नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, वो आपको आइडियाज़ तब नहीं आते हैं जब आप बहुत टेंस होते हो। तो हाँ, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि GTO के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप शांत रहो, क्योंकि वो जो टास्क है ना यहाँ से वहाँ जाना, वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत बहुत ईजी टास्क होता है वो। पर क्योंकि वी आर ऑन द प्रेशर कि भाई GTO वहाँ से देख रहा है, चश्मा पहन के देख रहा है वो हमें, और हमें कुछ करना है, कुछ करना है, मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, वो कितना कुछ कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। वो अगर प्रेशर में आप आ जाओगे तो आप गड़बड़ी करोगे, आप लड़ भी सकते हो दूसरों के साथ, आप कुछ मिसबिहेव भी कर सकते हो, आप कुछ भी बोल रहे हो जो ग्रुप के फेवर में नहीं है। तो शांत रहना, काम रहना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए, वो रह नहीं पाते हैं। और अमोल, शांत रहना एक प्रैक्टिस है। अगर आप कहो कि मैं अचानक से शांत रह लूँगा एग्ज़ाम के टाइम पे, वो नहीं रहा जाता। सो आपने कैसे वो डेवलप करा है शांत रहना? खुद को शांत रखने की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई आप अशांत क्यों हो रहे हैं उस GTO के अंदर। वो इसलिए हो रहे हैं कि आपको दिमाग में आ रहा है कि मुझे मैं रह गया, मैं हो सकता मैं क्लियर ना कर पाऊँ। हमें जब डर होता है SSB का कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, इसलिए होता है। जब हम कोई टास्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ दैट टास्क। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो हमें अच्छा करेगा या नहीं करेगा। मेरी मेंटालिटी से ये होती थी कि भाई मैं जो हूँ ना, मुझे वो दिखाना है, मैं जैसे टास्क करता हूँ मुझे करना है, इस बार मेरा यही एम है। अब वो आप मुझे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट मैं वैसे भी नहीं होता हूँ। मेरा एम है कि मैं खुद को अच्छे से करूँगा, वहाँ पे बेस्ट करूँगा, और मेरा टीम वर्क होता था। और जब आप टीम वर्क करते हो, आप बोल रहे हो कि भाई टीम वर्क कैसे करना है, वो आप टीम वर्क तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप गेम्स खेलोगे दूसरों के साथ, आप काम करोगे दूसरों के साथ, वो आ जाएगा। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे अपना बेस्ट करना है, कि हम कैसे करते हैं इस चीज़ों को। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप सोचो कि मुझे होना है, सिलेक्ट होना है, तो टास्क पे ध्यान नहीं दोगे तो आप नहीं हो। वही हिसाब हो जाता है कि अगर आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो तो आप सोचते रहोगे एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा, तो क्या थोड़ा सा टॉपिक फोकस, टॉपिक क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये अच्छा हो गया। सो मेंटालिटी सिर्फ जीतने की ना हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की हो, वो आपको पीस के साथ आप कोई भी काम कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने की हो, आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से करोगे तभी तो जीतोगे। बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, और शांति से प्रैक्टिस करने के बाद जीतने के लिए ना जाइए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वहाँ पे जाके ऐसे अशांत हो जाऊँगी, क्या हो रहा है। मैं घर पे सोच कर गया था हर चीज़ का, हर इवेंट का, कि मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो मैं ये सोच के नहीं जाऊँगा, तो मैं यही सोच के जाऊँगा। तो वो सब कुछ ऑलरेडी मैं सोच कर गया था घर से कि इंटरव्यू के टाइम पे मुझे कैसा करना है, ये सोच के जाऊँगा हर टाइम पे, ये सोचूंगा। सो यू हैड प्लानिंग कि मैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, और उसकी प्रैक्टिस करी, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाई। मैं घर से प्रैक्टिस करके गया था कि मुझे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और वो कैसे करूँगा वो घर से प्रैक्टिस थी। देन आता है आपका इंटरव्यू राउंड। डर लगता है जब एक ऑफिसर सामने बैठा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो 1 स्टार तो होते ही है ना, ब्रिगेडियर लेवल के तो होंगे एटलीस्ट। उनके सामने बैठना, जिनको लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, ब्रिगेड कमांड कर रहे हैं, और बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ उनका कम्युनिकेशन हुआ होता है। और जब आप वहाँ बैठते हो, इस बार जब आप गांधीनगर गए, क्या साइकोलॉजी थी, और सबसे टफ क्वेश्चन या चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा जो सामने जो ऑफिसर बैठा था, ही वाज एन एयर कमोडोर, ओके, 1 स्टार रैंक ऑफिसर जी। तो मेरी जो मेंटालिटी, सबसे पहले तो मेरी जो प्रिपरेशन थी, मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन कैसे की थी मैंने इंटरव्यू के टाइम पे। हर एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में किया था। मेरी जर्नी क्या है, मैंने कुछ चूज़ किया है तो मैंने कैसे किया है। अगर मैं FCAT एग्ज़ाम देने आया हूँ तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। मेरे पास जो PIQ, हमें जो PIQ एक पेपर होता है जिसपे हमने अपनी सारी डिटेल्स जो लिखी होती हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, और जहाँ से मैं आया हूँ उसकी इतनी पॉपुलेशन है, मेरे ये शौक हैं, मैंने ये किया है, मैंने यहाँ से स्कूलिंग की है, वो सब लिखा होता है। PIQ इज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरीज। जी, बताइए। तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर होता है उसके पास, इंटरव्यूअर के पास। और समटाइम्स क्या होता है, जो मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है वो भी इंटरव्यूअर के पास होता है जी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे जो फ्रेंड्स थे वहाँ पे, तो उनको
उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछ लिया गया जिनका मेंशन उन्होंने एसडी में किया था, इंटरव्यूअर ने पूछा था। ओके। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो एसडी है वो भी इंटरव्यूअर के पास हो। अब आपने जो लिखा है वो उसी में से सवाल पूछेगा जी। फॉर एग्जाम्पल आपने कठुआ लिखा है, आप कठुआ के बारे में पूछेगा, कठुआ के बारे में कुछ बताओ, कठुआ के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ बताओ, ये भी मुझसे पूछा गया था। आपके पेरेंट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेरे लिए, योर मदर एंड फादर बोथ आर इन पुलिस, देन हाउ योर प्लान बिकम टू ज्वाइन द मिलिट्री, किस तरह से आपको ज्वाइन बना, वहाँ से बिल्कुल पूछेगा वो। फिर आपके पूरा डाटा लिखा होता है उसके अंदर, आपकी आपने पहले कौन कौन सी एसएसबी दी हैं, तो आपको एसएस। अब मुझे ये सब कुछ हर सनम जो सर मैंने बताया था उन्होंने मुझे अच्छे से बताया था कि ये तूने लिखा है, इसका प्रिपेयर करके जा कि ये एसएसबी तूने दी है, इसमें क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, अगले वाले में क्यों नहीं हुआ, अच्छा फिर तूने क्या इंप्रूवमेंट किया, फिर क्या किया। वो झलक भी रहा है आपकी बातों से कि आपने प्रिपेयर करा है, बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप याद है। बिल्कुल। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन सा था, इस बारे में बताइए। अगर इस बार की बात करूं तो इस बार का जो इंटरव्यू था वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इंटरव्यू था, और मुझे कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन इस बार लगा ही नहीं था। ओके। कि क्या चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हो सकते थे बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकते थे, पर कोई क्वेश्चन होते हैं वो, फॉर एग्जांपल आपसे कोई करंट अफेयर पूछ लेता है, तो इस बार जैसे मुझसे करंट अफेयर पूछ लिया था आईएनए एयरबेस का। मैंने बताया था कि देयर वाज एन आईएनए एयरबेस जहाँ से इंडियन एयरफोर्स विथड्रॉ कर रही है, इट इज़ द ओनली ओवरसीज फैसिलिटी विच इज़ देयर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन ताजिकिस्तान। तो उसने पूछा कि कैसे आपने कैसे हम क्यों वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ताजिकिस्तान एयरबेस, क्या ऐसा हो गया। मैंने बताया हम इन्फ्लुएंस ऑफ द रशिया वांट सोवरेनिटी ऑल्दो वी आर फ्रेंड्स, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने थोड़ा और डिटेल में पूछ लिया, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ एयरफोर्स, क्या कोई और ओवरसीज फैसिलिटी, तो वो मुझे पता नहीं थी उस टाइम पे, प्रिपेयर करके आया था, लेकिन उसने और एक्स्ट्रा पूछ लिया कि भाई ये बहुत अच्छा बता रहे हैं और पूछो। तो जिसे ये एक ही क्वेश्चन था जिसमें मैं बोला कि सर सॉरी आई डोंट नो। सच बताया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था, आगे मुझे नहीं पता था और मैं बोल भी क्या सकता था। इंटरव्यू में तो सच ही बताना होता मेरे हिसाब से, तो सच सब कुछ सच बोलोगे, और अगर आप बहुत अच्छे हो, आपने अच्छे काम किए हैं तो सच अच्छा ही निकलेगा सब कुछ। बिल्कुल। तो एक तो सबसे पहले तो सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया था कि मैं अगर कुछ बोलूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया, मैंने बोला, अब मैं बोलूँगा, अब मैंने बोला उससे भी क्वेश्चन निकलेंगे, तो मैंने ब्रांचेस बनाई थी कि मैं सर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आंसर निकलेगा, अच्छा इससे भी क्वेश्चन निकलेगा, उससे मैंने अलग ब्रांचेस बनाई थी, अब उससे भी कुछ निकलेगा, फिर उसकी अलग बनाई थी। तो मेरे पास एक बड़ा सा मैंने चार्ट पेपर लिया था, तो मेरा पास ब्रांच पड़ा हुआ था पूरा, तो मैंने वो बनाया था कि भाई मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार, कुछ भी होगा सब प्रिपेयर करके जाऊंगा। वेल प्रिपरेशन के साथ, वेल इक्विप्ड। ग्रेट। तो ये किया था। और अगर माइंडसेट की बात करें तो शुरू में सबको डर लग रहा था। इंटरव्यू रूम वहाँ पे होता है, बारी सबका चेस्ट नंबर डिस्प्ले होता है, अब आपके बारी नंबर आ रही है, सब घबराए हुए होते हैं। क्या होता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पर सर ने क्या बोली थी, हरसनम सर ने एक चीज़ बोली थी कि सबसे पहले तुझे क्या करना है, तुझे ऐसा सोच रखनी है कि तू किसी से बात करने जा रहा है, कुछ नहीं है, इट इज नॉट इंटरव्यू, जस्ट बात करने जा रहे हैं किसी के साथ, नॉर्मली कैसे बात करते हैं, बस वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, वो करनी है। दूसरी चीज़, मज़े से जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरव्यूअर देखता है वो आपकी लाइवलीनेस चेक करता है कि वहाँ पे जाके आप डर तो नहीं रहे, क्योंकि अगर आप ऑफिसर बनने आए हो, आप एक इंटरव्यू में जाकर आप डरना शुरू हो गए हो अगर, तो फिर आप बड़ी बड़ी सिचुएशन में, जब वॉर भी हो सकती है, कुछ ऑपरेशन भी हो सकता है, मिलिट्री अटैक भी हो सकता है, अब तो आप घबरा जाओगे। तो लाइवलीनेस, उन्होंने, मुझे किसी ने नहीं कहा इससे पहले कि लाइवलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट, बोला लाइवलीनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। हरसम सर ने बोला कि भाई मज़े से जा, स्माइल होनी चाहिए फेस पे, मज़े से जा। तो वहाँ पे जाने से पहले मेरे दिमाग में बस ये था, बस मज़ा करना है, वहाँ पे जाके मज़े से बैठना है, मैंने बहुत मज़े से बैठना है। ये मज़ा तब आता है जब आप वेल प्रिपेयर्ड हो, प्रिपरेशन करनी है, लेकिन जब लास्ट टाइम में जाना है आपको मज़े से बैठना है वहाँ पे। दूसरा मज़ा ये था कि जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। एक इंटरव्यू में है क्या, नंबर 1 चीज़ वो मेरे बारे में पूछेगा जी, मेरे बारे में पूछेगा, मैंने तो पढ़ के गया हूँ, मेरे बारे में मुझसे अच्छा कौन जानेगा, और मैं प्रिपेयर भी करके गया हूँ, उसका तो चलो इतना कुछ खास है नहीं। दूसरी नॉलेज, मैंने अपने करंट अफेयर इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए हुए हैं पिछले 2 साल से पढ़ के कि अब मुझसे पूरी दुनिया का कुछ भी पूछ लो, मैं सब बता दूंगा, इन डिटेल होगी। तो 2 यहाँ से ही आपका डर खत्म हो जाता है, इस 2 तरह की नॉलेज का। तीसरा, मज़े से जाना है, आपके दिमाग में कुछ टेंशन, आपके फेस पे टेंशन ही झलकनी चाहिए। एकदम हंसते हंसते भी बात की है,
इनफैक्ट मैंने बीच में जोक भी मारे हैं बहुत सारे इंटरव्यूअर के सामने, सर ये होता था। तो ऑब्वियसली नॉट सर, ऐसे मैं बोलता था कि किसी ने बोला, मैंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड था, तो बोला ये फ्रेंड था तेरा पीजी में। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। उन्होंने पूछा कि आपके पीजी के अंदर आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन से थे, मैंने कुछ नाम लिए, ये था, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वॉज विशाल टिकू। और उन्होंने बोला, फिर उन्होंने पूछा आप पीजी में रहते थे, अच्छा पीजी में कौन कौन से फ्रेंड थे, सर विशाल टिकू, हर्ष वासु एंड राणा परीक्षित सिंह। अच्छा आप 3 थे, उसमें से आपका विशाल टिकू ही क्यों फ्रेंड था सबसे अच्छा? तो मैंने बोला सर वो जो 2 थे ना, जो वो फ्री टाइम ना सो के बताया करते थे रूम के अंदर, पर मुझे आसपास चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। मैं बाहर जाता था, देखते कौन सी दुकान कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, कौन सी जंगल है, देखते हैं तालाब कौन से हैं, तो वो मेरे साथ होता था हमेशा। अच्छा ठीक है, तो उसने क्या किया था, इंटरव्यू ने नोट कर ली थी बात कि भाई राणा परीक्षित सिंह इज लेजी। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, उसने नोट कर दिया था। उसने पूछा अच्छा आप पीजी में रहते थे, कोई प्रॉब्लम फेस की आपने कोई पीजी के अंदर? तो मैंने बोला हाँ काफ़ी बार एक प्रॉब्लम फेस की थी। हम वहाँ पे स्टार्टिंग में 3 थे, फिर बाद में ज़्यादा हो गए थे, तो 6 बंदे रहा करते थे हम। 6 बंदों के लिए एक ही वॉशरूम हुआ करता था, तो सब एक टाइम पे जाते थे तो प्रॉब्लम होती थी। तो आपने क्या किया, वहाँ मैंने सबको एक रूम में इकट्ठा किया और उनके साथ मैंने डिस्कशन की कि देखो सबकी टाइमिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल 6 to 6:30 ये बंदा जाएगा, 6:30 to ये जाएगा, फिर ये जाएगा। हमारा कॉलेज 9:30 पे लगता था, तो 9 बजे टाइमिंग बंद, क्योंकि 9 से 9:30 हमने खाना खाना है। इस तरह से मैनेज करेंगे। पूछा था कि 9:30 तक जैसे अब मान लो कि किसी की टाइमिंग अगर 6:30 ही रहेगी, तो उसके बाद क्या करोगे आप? तो वो उसकी आगे वाली टाइमिंग आएगी नहीं। तो मैंने बताया कि सर इट वाज मेक डायनामिक, आप किसी की टाइमिंग ये है, फिर अगले दिन उसकी टाइमिंग से अगर 7 है, अगले दिन उसकी 8 हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, तो वो घूमता रहेगा। उसने नोट किया था कि राणा परीक्षित जो है वो लेजी है। तो राणा परीक्षित कैसे 6 बजे उठ गया, वो 5:30 बजे कैसे उठ गया? लेजी था। और क्योंकि मैं सच बोल रहा था कि भाई सर ऑब्वियसली वो कैसे उठ सकता 6 बजे, वो उठता ही नहीं था। उसने बोला कि देखो मैं टाइमिंग नहीं मानता, आपके लास्ट जो स्लॉट था दैट वाज 8:30 to 9 ना, आई एम टेकिंग 9 to 9:30, आई एम रेडी टू स्पॉइल माई फर्स्ट लेक्चर, पर मैं जल्दी नहीं उठूंगा। तो आई प्रूव दैट कि वो लेजी था। वो जस्टिफाई कर दिया मैंने। ग्रेट। सो उसके बाद आप रिकमेंड होते हो, जब आपके बहुत सारे एसएसबीज के लिए चेस्ट नंबर पहन के खड़े होते हैं लास्ट राउंड में, जब आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाए, सब कुछ है, आपका कॉन्फ्रेंस का क्या स्टोरी था? हमारा कॉन्फ्रेंस एक तो होता है कि हमें टर्न बाय टर्न हमें रूम के अंदर बुला रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस, या फिर एक हॉल में जब इकट्ठा नहीं, कॉन्फ्रेंस जब आपको इंटरव्यू के बाद कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद जब लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होता है, तो थोड़ा होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स थे वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव थे हमारे वहाँ पे। वो कह रहे थे कि जो आपका रिजल्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपको बस जाना है, शक्ल दिखा के आ जाना है। तो वो खुद ही हमें बहुत चिल कर रहे थे उस टाइम पे कि अब कुछ सोच के नहीं जाना है हमने। और मैंने काफ़ी सुना था कि जो इंटरव्यूअर में हमने सवाल नहीं वो किया होता है, वो कॉन्फ्रेंस से पूछते हैं। तो जो आईनी एयरबेस वाला था, तो मैं थोड़ा पढ़ के गया था उसके बारे में, ये पूछ सकते हैं। तो मैं अंदर गया, उन्होंने बोला ओके मोल आप कैसा स्टे था आपका? फाइन सर, बहुत अच्छा स्टे था मेरा। आपने कहाँ एसएसबी दी है, किस किस में रिकमेंड हुए, मतलब किस किस में आपने क्या हो गया वो स्क्रीन आउट हुए हो, कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, कहाँ से प्रिपरेशन की है? ओके मोल थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव। हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स। जब कॉन्फ्रेंस होगी तो मुझे लगा कंफर्म है कि मैं बाहर हो गया हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ पे डिस्कशन ये चल रही थी कि उसकी कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी चल रही है भाई, उस पर डिस्कशंस हो रही हैं। इसका मतलब अगर डिस्कशंस हो रही हैं, इसका मतलब ही इज़ अ गुड कैंडिडेट। अब डिस्कशंस अगर हो रही हैं, इसका मतलब वो डाउटफुल केस है। अगर डिस्कशन नहीं है, या तो बहुत ही अच्छा है कि इज़ इन, या तो बहुत ही बेकार है, ही इज़ आउट। अब मुझ पर डिस्कशन नहीं हुई क्योंकि मेरे जस्ट जाने के पहले कोई डिस्कशन उन्होंने नहीं की, मेरा इंस्टेंटली नंबर आ गया। यार मैं इतना गुड तो कैंडिडेट में हूँ नहीं जो मेरे पे डिस्कशंस ही नहीं बनेंगी, मुझ पे डिस्कशंस तो होनी ही चाहिए थी। आई एम आउट। तो अब क्या करना है, सोचो अहमदाबाद में आए हैं तो जलेबी फाफड़ा खाते हैं, कहाँ जाना है कहाँ घूमना है ये सोचते हैं। हॉल में बैठे थे हम, फिर लास्ट में हमें हॉल के अंदर बिठाया जाता है। चेस्ट नंबर अनाउंस कर रहे थे, चेस्ट नंबर 5, माई चेस्ट नंबर वॉज 52।
इन्होंने चेस्ट नंबर अनाउंस किया 51, तो गैप होता है ना 10 नंबर में, 6 होता है, 16 होता है, ये होता है 51, मेरे साथ वाला आ गया, अब आगे कहीं पे होगा 51, 52। वो हैप्पीनेस हुई, गूज़बम्प आ जाते हैं कि उस टाइम पे कैसे वहाँ पे पहुँचे थे। एंड दिस वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट बेसिकली। आप फोर्थ अटेम्प्ट में एसएसबी क्वालिफाई करके अपना प्लस साइन लेके आए थे। एक्चुअली एयरफोर्स में प्लस साइन मिलता नहीं है हमें, ओके, बिकॉज वो प्लस साइन का मतलब होता है कि यू नाउ यू आर गोइंग फॉर मेडिकल्स। यस, तो क्योंकि जो एयरफोर्स के बोर्ड्स होते हैं उनका मेडिकल वहाँ सेंटर उस बोर्ड्स के अंदर नहीं होता है। इन एवरी आर्मी सेंटर देयर इज अ मेडिकल बोर्ड, और एयरफोर्स के मेडिकल सेंटर 2 होते हैं, इन दिल्ली एंड बेंगलुरु। ओके, सो मेरा कोई 1.5 मंथ बाद मेडिकल आया था बेंगलुरु के अंदर। सो वी डोंट हैव दैट प्लस चेस्ट नंबर, वो था नहीं हमारे पास दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। ओके, सिलेक्शन हुआ। सो कैसा फीलिंग था उस टाइम जब आपका चेस्ट नंबर 52 अनाउंस हुआ? क्या फीलिंग होती है? किसको सबसे पहले कॉल किया? सबसे पहले तो जब चेस्ट नंबर अनाउंस होता है तो थोड़ी देर के लिए पता नहीं चलता यार सच में हो भी गए हैं कि नहीं हुए हैं। क्या लगता है यार हम कैसे सेलेक्ट हो गए हैं, जब इतनी देर से ट्राई कर रहे होते हैं, लगता है कि हो नहीं रहे हैं सेलेक्ट। तो पेरेंट्स को भी कॉल, कभी खुद को ही विश्वास नहीं हुआ है। पहले तो किसी को कॉल नहीं किया, खुद मैंने थोड़ा चला फिरा, रूम में जाते हैं, साइड पे कहीं रूम लेते हैं पहले, घर फिर थोड़ा सोचते हैं कि रिकमेंड हो गया, यस यस रिकमेंड हो गया, यस। सबसे पहला जो कॉल किया था वो हरसनम सर को गया था, कि उन्होंने ही गाइड किया था। तो ही वाज सो हैप्पी, उनसे खुश मैंने इंसान कोई नहीं देखा उस टाइम पे, कि वो जितने खुश हुए थे ना। तो सेकंड कॉल ऑफ कोर्स पेरेंट्स को गया था, फिर तो फ्रेंड्स को गया था। वो फीलिंग अलग होती है बेसिकली, इतने सालों के फेलियर्स, सपना पूरा होना, वो अलग लगता है। लेकिन अमोल, सबसे बड़ी चीज़ की दोस्ती कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिकमेंड होने में, इस बारे में बताइए थोड़ा सा। स्पेसिफिकली अगर आर्मी की बात करेंगे तो दोस्ती तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स ही नहीं हैं, आपका फ्रेंड सर्कल ही नहीं है, तो फिर तो आप आर्मी के लिए बने ही नहीं हो। कहीं ज़िंदगी में कुछ करने के लिए नहीं बने शायद। क्योंकि कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट हैं जो अकेले भी काम कर सकते हैं। आर्मी एक स्पेसिफिकली एक्सप्रेस फील्ड है, यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जहाँ पे आपको टीममेट्स का काम करना पड़ेगा, आपको फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके बिना तो आप, वो इंटरव्यूअर आपको चेक करेगा, वो सेम दोस्ती, सेम लोगों से आप कैसे बातचीत करते हो। जब आप जैसे अगर हम वही GDs की बात आती है या फिर ग्रुप टास्क की बात आती है, आप दूसरों के साथ कैसे बात करते हो, आप कैसे अपनी बात प्रेजेंट करते हो, कामली बोलते हो, लेकिन फिर भी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें तब हम सीखते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं। ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करना, कुछ उसने उल्टा भी बोल दिया फिर भी अच्छे से जवाब दे देना। ये सब चीज़ें हम दोस्तों के साथ रहकर ही सीखते हैं। दूसरा, हाउ आवर फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी, वो भी मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से ही पूछा था कि बताओ कैसे बताते हो। मैंने सब कुछ पूछा था, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था हाउ यू थिंक अबाउट मी, मुझे बताओ, लेकिन मैं नोट कर लूँगा। मैंने 4-5 फ्रेंड्स को बोला था बताओ आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैंने वो नोट किया था और फिर वही मैंने SD के अंदर लिखा था। और फ्रेंड्स का ये होता है कि मेरे हिसाब से कि आपको जो फ्रेंड्स है ना, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने बड़े सोच समझ के, बोलते हैं बड़े सोच समझ के अपने फ्रेंड्स बनाओ, मैंने कभी नहीं किया कि मैंने बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स बनाए। जो भी है मैं बनाता गया। अब उसके साथ ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड करना है वो तो उसके साथ करूँगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल। तो जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है, जो मेरे कैरेक्टर से मैच करता है, फॉर एग्जांपल रूम में 3 बंदे थे जो मेरे साथ घूमता था, मेरे साथ एक्सप्लोर करता था। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आपके फ्रेंड्स आपके जैसे हो जाएंगे। मैं ये नहीं मानता कि मैं जिसके साथ रहूँगा मैं वैसा हो जाऊँगा। मैं मानता हूँ अगर मैं ऐसा हूँ ना तो कोई मेरे साथ रहेगा वो मेरे जैसा हो जाएगा। ग्रेट। और मेरे को, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, स्पिरिचुअली भी बहुत अपने आप को अलग रखते हो, बहुत सारी चीज़ों में भगवान पे बहुत विश्वास करते हो। और ये स्पिरिचुअल चीज़ें आपकी लाइफ में और यहाँ तक पहुँचने में कितनी हेल्प करी? स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा भगवद गीता पढ़ना शुरू किया था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा किया था, इंक्लाइंड हुआ था थोड़ा सा मैं। और फिर मैंने थोड़ा समझा किस तरह से क्या होता है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है। बहुत सारी मैंने स्पिरिचुअलिटी को गलत तरीके से भी समझा, क्या सिर्फ भजन गाना स्पिरिचुअलिटी है, कैसे किताबें पढ़ना स्पिरिचुअलिटी, क्या सिर्फ डिबेट करना स्पिरिचुअलिटी है। वहाँ से मैंने सीखा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। जब हम ये समझते हैं कि हम कैसे, मतलब हम किस लेवल के बंदे हैं, हम आगे चलकर क्या बनेंगे, हमें किस तरह से, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, तो हमें थोड़ी सी कामनेस आती है दिमाग में कि हमें
एक तरह की क्लैरिटी आती है कि जी। अल्टीमेट गोल क्या होता है। जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट सिखाऊं तो वो ये होता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ योर ब्रेन, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर हार्ट। अगर आप बोल रहे हो, अगर कोई आपको कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी है ऐसे ही आएगी, यही करोगे तो अभी आएगी, तो ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ हार्ट। आपको जो अच्छा लग रहा है आपको वो करना है। अगर वो आप मंत्र उच्चारण करोगे, आप कहीं घूमने जाना है, आपको तीर्थों में जाना है, यू हैव टू डू इट बाय हार्ट। वही चीज़, और वही चीज़ जैसे आप कुछ दिल से कर रहे हो, आप दिल से भगवान के आगे गाना गा रहे हो, आप हाथ जोड़ रहे हो या सिर्फ बैठे हो, इफ इट इज़ फॉलोइंग योर हार्ट, आप अपने हिसाब से कर रहे हो, तो वो बेस्ट चीज़ है जो आप भगवान को दे सकते हो या उस ऑल माइटी स्पिरिट को दे सकते हो, जिसको भी आप मानते हो। वो चीज़ आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, काम आती है। लाइक आपको वो करना है जो आपको दिल से अच्छा लगता है। जो भी आप कर रहे हो आप दिल से करोगे कि भाई मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही करूँगा, या फिर आपको इस तरह से करना अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही करूँगा, बिकॉज इट इज़ माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है तो मैं ऐसा ही करूँगा। उससे क्या होता है, जब आप अपने हिसाब से करते हो तो आप उसी से आप इम्प्रूव करते हो, आप उससे ग्रो करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है, अब आपने प्रिपरेशन की अपने हिसाब से की, आपने सीखा नहीं। मेरा आइडिया था तो मैं ऐसे ग्रो किया, मैं ऐसे धीरे धीरे ग्रो किया। अब भले ही आप उसमें हार जाओ, आपका आइडिया गलत हो गया, बट स्टिल इट विल बिल्ड यू। अगर आप उसमें हार भी जाओगे ना, तब भी वो आपको बिल्ड करेगी कि आप, क्योंकि आपने अपनी चीज़ फॉलो की है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, कोई बात नहीं मैंने अपनी तो सुनी है ना। तो खुद की चीज़ फॉलो करके हार जाना बेटर है दूसरे की चीज़ फॉलो करके जीतने के, क्योंकि दूसरे की चीज़ फॉलो करके जीत के आप खुद को बिल्ड नहीं कर रहे हो। आप किसी ने आप कुछ बोला, आपने बस कर दिया, बट वो जो आपकी खुद की इंस्टिंक्ट है वो आपने फॉलो जब की है, उससे आप बूस्ट करते हो। आप खुद की चीज़ फॉलो की आपने, उसमें आप ऊपर बढ़े, आपने कुछ अचीव किया, आप ऑफिसर बन गए। अब इसके बाद जैसे अब मेरी ट्रेनिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, ऑफिसर बन गया, ऑफिसर बनने के बाद मेरी आगे कुछ गोल्स होंगे, मुझे जो पसंद आएगा अपने दिल से करूँगा, उससे मैं एक स्टेप और ऊपर बढ़ूँगा, फिर ऊपर बढ़ूँगा, करते जाऊँगा, जो मेरे दिल में होगा वो मैं करूँगा। तो मेरा जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जब मैं बूस्ट करूँगा, जब मैं बढ़ूँगा आगे, एक स्टेप ऊपर बढ़ूँगा, तो धीरे 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 अपने पसंद की चीज़ें करते करते मैं उस स्पिरिचुअल लेवल पे पहुँच जाऊँगा जो सबसे सुप्रीम है, जो सबसे बेस्ट है। मैं अपने आप को बेटर कर रहा हूँ, बेटर करते करते मटेरियलिस्टिक के थ्रू मैं स्पिरिचुअल तक पहुँचूंगा, बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ में पहुँच जाऊँगा। तो ये एक मेरी थ्योरी है जो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाई है, बहुत अच्छी है। ग्रेट ग्रेट। खुद का सुनो, इम्प्लीमेंट करो, सक्सेस या फेलियर मैटर नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। अगर आपने अपनी चीज़ फॉलो नहीं की ना, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो कि भाई मेरी तो चीज़ ही नहीं है सही। आप अपनी चीज़, आपके दिमाग में कुछ है, आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको फिर वो आपको लगेगा कि यार, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराने वाली बात है कि आप अपनी चीज़ ही फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप ग्रो कैसे करोगे? ग्रो ही नहीं करोगे। क्या आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का ड्रीम था या एयरफोर्स पर्टिकुलर ज्वाइन करने का ड्रीम था? मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी थी, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में आर्मी ही था, क्योंकि हमारे JNK में रहते हैं तो आर्मी बहुत प्रोमिनेंट है, आर्मी ही प्रोमिनेंट है। लेकिन वो है ना कि जब कुछ मिल नहीं रहा होता तो कहीं ना कहीं ट्राई करना ही होता है। जब एयरफोर्स गया तो वहाँ पे स्टेशन में देखा एयरफोर्स ऑफिसर जी, वो भी बहुत अच्छी लगने लगी। जब एयरफोर्स जब एफकेट की SSB की तैयारी करने लगी, वो भी अच्छी लगने लगी, फिर वहाँ पे भी इंटरेस्ट आ गया। ऐसा नहीं था कि भाई यहीं पे करना है या क्या करना है। और यही चीज़ मैंने इंटरव्यू पे बोली थी कि मैं कोई वो नहीं हूँ, मुझे जहाँ मौका मिलेगा सर्व करने का मैं वहाँ पे करूँगा। हर फोर्सेस का जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है वो हर फील्ड में अपना अलग अलग है जी। और मुझे जहाँ पे मौका मिलेगा, पहले नहीं मिल पाया है, यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ मौका मिलेगा मैं जाऊँगा। यू आर वेरी क्लियर बेसिकली। आपको ये नहीं करना कि मैं फौज में जाना तो मैं आर्मी में जाना तो आर्मी में ही जाऊँगा। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आप पुलिस में जाना चाहते हो, मैं बिल्कुल जाना था, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज का बैच भी लिया हुआ है। अगर वहाँ पे बनता है मैं वहाँ भी जाऊँगा। यू आर वेरी क्लियर बेसिकली। कोई आपने वो नहीं बोला नहीं मेरा इतना बड़ा ड्रीम है मैं यही करूँगा। ऑब्वियसली जब आप कि हर फोर्सेस का एक अपनी इंपॉर्टेंस है, पुलिस है, आर्मी है, और हर चीज़ में वो अपनी बेस्ट करती है। तो कहीं पे भी जाना, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज मिल ही रही है। अगर आपके पास हो कि भाई ये यहाँ पे भी है, यहाँ भी मिल रहा है, आपका आपने कहाँ पे जाना है, तो जहाँ मिल रही है आप जा सकते हो। अमोल, जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं वो डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहोगे? अगर आप ऑफिसर बनोगे आर्मी में,
नेवी में, एयरफोर्स में, किसी भी यूनिफॉर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनते हो, सबसे पहली चीज़ तो जो मैं बोलूँगा कि आपको ऑल इंडिया जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, आपकी टीम के अंदर अलग अलग लोग होंगे, जब आप अलग अलग चीज़ें देखोगे, कभी आप शिलोंग में जा रहे हो, कभी नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो, कभी कश्मीर में जा रहे हो, राजस्थान में जा रहे हो, जब आप वेरिएशन में जीते हो तो आपका एक माइंडसेट बहुत ओपन बन जाता है। और अगर आपका एम है कि आपको खुद को बिल्ड करना है, आपको अच्छा करना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो फौज आपको बिल्ड करती है, इमोशनली बिल्ड करती है, मेंटली बिल्ड करती है। जब आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, आपको अलग अलग तरह के टास्क मैनेज करने पड़ेंगे, तो आप एक बहुत बेस्ट मैनेजर बन जाओगे। आर्मी वालों से बेस्ट मैनेजर मैंने देखा जो कि डे एंड नाइट जागे रहते हैं, तो वो एक आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल आ जाएगी। तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी आपके अंदर? तीसरी चीज़ जो आ जाएगी कि आप टफ सिचुएशंस को भी ना आसान लगने लगेंगी आपको। जितनी टफ सिचुएशंस आप वहाँ पर देख लोगे, आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे, आपको लगेगा ये नॉर्मल लाइफ जो अपने डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। तीसरी अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो वो तो ये था कि एक तो एडवेंचरस लाइफ होती है जी, तो एडवेंचरस लाइफ तो बहुत ही बेहतरीन है। फिजिकल, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग बन जाते हो, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हो, और इमोशनली स्ट्रांग बनते हो, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। तो आप हर एस्पेक्ट को मुझे अपने आप को गार्निश करना था, इसलिए मैं फौज ज्वाइन की थी। मैं शुरू से बुक्स पढ़ते आ रहा हूँ, स्टोरी सुनते आ रहा हूँ, वॉरियर्स की स्टोरी सुनते आ रहा हूँ कि महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, कि भाई ये प्रोटेक्टर्स थे। तो जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, दैट इज़ अ फीलिंग कि भाई वी आर द वॉरियर्स, वी आर द सेवियर्स, वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन। हम यहाँ पे खड़े हैं और इसलिए देश जो है बचा हुआ है। ग्रेट। वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और प्राइड है कि भाई हम इस नेशन को जो है सर्व करने वाले हैं, हम इस नेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे भरोसे ये सब चल रहा है। और तीसरी यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। और इनफैक्ट कि कॉलेज में कुछ यूनिफॉर्म डेज होते थे, कुछ नॉन यूनिफॉर्म डेज होते थे। मैं नॉन यूनिफॉर्म डेज के दिन भी यूनिफॉर्म पहन के जाता था क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती थी, भले मैं कॉलेज की या कोई भी यूनिफॉर्म। बिल्कुल। तो वहाँ से डिसिप्लिन आपकी लाइफ में जुड़ता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है अनमोल कि जो आपकी लाइफ है, इट इज़ फुल ऑफ फेलियर्स, सक्सेस। You have done multiple things in your life, starting from your school time. एंकरिंग भी करने जाना, स्टेज पे बोलना भी है, क्विज कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना, जब या हाउसेस के कुछ इवेंट्स होते थे आप उसमें भी जाते थे। एनडीए में फेल हुए, फिर फेल हुए, कॉन्फ्रेंस आउट हुए, इट इज़ अगेन अ फेलियर, देन प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, रिटन क्वालिफाई, एसएसबी आउट। और मेरे को फिर उसके बाद आप सोचो बड़ा ड्रीम लेता हूँ, छोटे में फेल हो गया तो लोग नीचे जाते हैं कि यार ये नहीं हुआ तो मैं छोटे वाले लेवल का करता हूँ। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा जब आप विजन बड़ा करते हैं तो छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो जब लोग कहते हैं ना कि बड़ा सोचो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बड़ा सोचोगे, आसान चीज़ें जो आपको मुश्किल लगती हैं वो आसान हो जाता है आपके लिए। बिल्कुल। और लास्टली जब आप कोई हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, वेस्ट नहीं जाती, वो आपको हेल्प करती है। तैयारी इतनी अच्छी से करो कि जब आप किसी एग्जाम के लिए या किसी भी टास्क के लिए जा रहे हो तो आपको ये ना लगे कि मैं फेल होऊंगा या सक्सेस होऊंगा। जस्ट परफॉर्म दैट टास्क। एक्जेक्टली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लगातार पढ़ो। अगर आप एक जगह से फेल हो रहे हो तो फिर खुद की सेल्फ एवेल्युएशन करो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे क्या समझ आएगा ताकि मैं ग्रो कर सकूं। एब्सोल्युटली। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम यू कि हाँ बेशक आप मेरे से पढ़े हैं, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करी हैं, और आज बहुत सारे बच्चे जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू अमोल, मज़ा आया आपसे बात करके।